होएगा ओके जरूर। ओके ओके सर। ओके सर, बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे और माथा भी खा रहे थे मेरा कि सर करेंसी पढ़ा दो, करेंसी पढ़ो। चलो सर, स्टार्ट करते हैं करेंसी। इवन ये करेंसी एज वेल एज कमोडिटी भी कंटिन्यू करूंगा इसी के साथ साथ। लेकिन फिलहाल करेंसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार करेंसी में ग्रिप बना लेते हैं सर, उसके बाद कमोडिटी में भी जाएंगे। सर, स्टॉक मार्केट का क्लास जो लोग कर चुके हो, ठीक है, स्पेशली स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, बोलूंगा कि सर अगर आप लोग स्टॉक मार्केट पहले कर चुके हो तो आप लोगों के लिए ये करेंसी या कमोडिटी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे जिन लोगों का स्टॉक मार्केट पहले कभी नहीं हुआ, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज अगर नहीं है, तो फिर मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैं बस यही बात करूंगा कि अगर आपको करेंसी कमोडिटी में ट्रेड करना सीखना है, एज वेल एज एनआईएसएम, मैंने स्टॉक मार्केट का जो एग्जाम होता है, लाइक सेबी का जो एग्जाम होता है एनआईएसएम का, उसको भी क्रैक करना है। फॉर बोथ एंगल, मैंने आप लोगों में से सब लोगों का मुझे पता है आइडिया ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो सीखना भी है सर करेंसी डेरिवेटिव, जिसका दूसरा नाम है सर फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। दोनों लैंग्वेज से चलते हैं, ट्रेडर इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, और जो लोग मार्केट में जॉब करते हैं ना एज ए एक्सपर्ट, तो एज एन एक्सपर्ट जो लोग जॉब करते हैं वो लोग इसको बोलते हैं करेंसी डेरिवेटिव। ठीक जैसे आप लोग इक्विटी डेरिवेटिव माने फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सिमिलरली करेंसी डेरिवेटिव माने फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो सर सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, ये तो सर धीरे धीरे पता लग ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा पर्पस क्लियर कर दूं कि किन लोगों को करना चाहिए, किसको सब मैंने सुविधा होगा। और करेंसी डेरिवेटिव करने के लिए अगर आपका स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा प्रायर नॉलेज हो, थोड़ा या ठीक ठाक नॉलेज हो, तो बेहतर है सर। या फिर कोई ऐसा भी कर सकता है, मानो किसी को स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप टेक्निकल एनालिसिस सीखो और साथ साथ में करेंसी कमोडिटी में हो। मैंने स्टॉक मार्केट एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस वो भी एक इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ करेंसी कमोडिटी को भी आप कर सकते हो, लेकिन बिना टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, आप करेंसी कमोडिटी में समझ जाओगे, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, पर यूटिलाइज नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअली मैं इसलिए बोलूँ कि काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे स्टॉक मार्केट में रुचि नहीं है, मैं करेंसी मार्केट में जाना चाहता हूँ, फॉरेक्स मार्केट में आना चाहता हूँ। मैं उनको पूछता हूँ कि क्या स्टॉक मार्केट में कुछ नॉलेज है आपका, तो बोलते हैं नहीं, स्टॉक मार्केट में मेरा कोई नॉलेज नहीं है या रुचि भी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि सभी लोग उसी में करते हैं, तो मैं करेंसी में आऊंगा। लेकिन सर अगर आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट कंपेटिटिवली इन इंडिया इज वेरी पॉपुलर, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प होगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, और आप लोगों का तो नॉलेज है, ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और ठीक है सर, चलो सर छोड़ो। समझ गए ना आप लोग कि अब मेरा कहने का मतलब क्या था, कि अगर आपका टेक्निकल का नॉलेज है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नॉलेज है, तो आपको करेंसी कमोडिटी में दिक्कत नहीं होगा। बस एसेट क्लास को समझना है। मैंने करेंसी बेसिकली देखो, ये जो करेंसी एंड कमोडिटी का जो ओवरऑल खेल है, इसमें कमोडिटी में बाद में बात करते हैं, करेंसी में जैसे यूएस डॉलर, इंडियन रुपीस, ठीक है, यूएस डॉलर यूरो के साथ, ठीक है, यूके पाउंड के साथ, जापानीज येन के साथ, मैंने एक्चुअली पेयर में ट्रेड होता है, अकेला एक इंडियन करेंसी में ट्रेड नहीं होता, या फिर अकेला आप यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने किसी को लगता है कि नहीं, जैसे मैं शेयर खरीदता हूँ, लोगों के मन में ऐसा चल सकता है कि जैसा मैं शेयर मार्केट से रिलायंस का शेयर परचेस कर रहा हूँ, एक रिलायंस है, उसके साथ थोड़ी ना रिलायंस के साथ अदानी खरीदना पड़ता है, वहां पर कोई पेयर कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर करेंसी अकेला में कुछ नहीं है सर, ये हमेशा पेयर में होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, चलो आपको सुविधा होगा समझने में। और मैं आज एक्चुअली ट्रेडिंग तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे सर, ठीक है, बट मैं आज आप लोगों को ना बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा पूरा, कि कहाँ से ये मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, क्यों ये मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है, ये सब बारे में बात करना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के पीछे का बैकग्राउंड को नहीं जानोगे ना, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये फॉरेक्स मार्केट कैसे पैसा कमा के देता है। इवन मार्केट में जो लोग जॉब के लिए सोच रहे हो, करेंसी बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंक में काफी मैंने अपॉर्चुनिटीज है सर करेंसी के ऊपर। इवन एक इंटरेस्टिंग चीज है, स्टॉक मार्केट से ज्यादा पॉपुलर है करेंसी मार्केट। सीरियसली सर, इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर मार्केट है। और इसका कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है बहुत सारा, एक साथ तो
हाँ बोलो প্রিমিয়ামও सर। তো অনেক কম লাগে, हाँ প্রিমিয়ামও তো কম লাগে এখন। हाँ, पैसा এখন भी कम लगता है, आप स्टार्ट कर सकते हो, माने कम लगे माने इसमें कुछ कैटेगरीज है, ठीक है। आप माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, ठीक है, लार्ज लेवल, अलग अलग लेवल है। तो आप अलग अलग लेवल में ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिक लेवल में आपका एंट्री काफी इजी होता है। मार्केट वोलेटिलिटी है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, पर बहुत हाई फाई वोलेटिलिटी नहीं है, हार्डली 1 to 2%, ठीक है। लेकिन सर क्योंकि इतना वॉल्यूम में ट्रेड होता है, तो आप पैसा कमा भी सकते हो, और थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, लेकिन लॉस के बारे में नहीं सोचना है अभी। लॉस नहीं होना है, इसी के लिए तो पढ़ाई करना है, ठीक है। या फिर लॉस मिनिमम होना है, लॉस नहीं होगा ऐसा कहना तो मुश्किल है सर, कि मैं लॉस नहीं करूंगा। मैंने जिंदगी में कभी थोड़ा बहुत आगा, मैंने क्या बोलते हैं सर, मैंने थोड़ा खून नहीं निकलेगा और थोड़ा सा कुछ ये नहीं हुआ तो और जिंदगी में क्या हुआ सर। खेलने गए हैं, बच्चा गिरेगा नहीं, तो गिरना तो पड़ेगा सर। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको इस मार्केट का सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैं आपको बताता हूँ सर, धीरे धीरे सब क्लियर करता हूँ, थोड़ा बने रहो, ठीक है, थोड़ा सा समय दो। मैंने एक बहुत बड़ा समुंदर है फॉरेक्स, जिसके अंदर हम लोग आज थोड़ा सा क्या बोलेंगे सर, मैंने हाथ पैर धो रहे हैं अभी अभी, मतलब धोने आए हैं अभी, जस्ट तालाब में उतरे ही नहीं है, जस्ट हाथ को तालाब का पानी चेक करने के लिए आज स्टार्ट करेंगे कि क्या पानी है, क्या कितना गहरा है वो देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, फिर गहराई में जाएंगे, है ना। जैसे बोलते हैं ना समुंदर में या फिर तालाब में, स्पेशली तालाब माने पुकुर है ना, या पॉन्ड, उसमें जाने से पहले लोग क्या करते हैं, तालाब में सीढ़ी है कि नहीं है, तो पहले सीढ़ी ढूंढना है कि किस सीढ़ी से नीचे जाएंगे, उसके बाद कितना गहरा है ये सब देखना है सर। चलो, तो अच्छा, मार्केट में जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में हो, मे बी इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपको नॉलेज है, कि आप देख चुके हो आपके ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू से, कि ऑप्शंस का माने ये जो करेंसी का ट्रेडिंग का ऑप्शंस आपको दिखाता होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप स्टॉक्स में मैं कर रहा हूँ, आप स्टॉक्स में करो, जीरोधा में करो, नो इश्यू विद दैट। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो कि किस तरह का सिचुएशन बनता है। तो जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ यूएसडी, ये सबको दिखाई दे रहा है सर। जस्ट मैं एक दिखा रहा हूँ दो कुछ मिनट के लिए, फिर मैं धीरे धीरे बैकग्राउंड में जाऊंगा। सबाई देखते পাচ্ছে तो? হ্যাঁ স্যার। ओके, देखो थोड़ा सा समय लगेगा सर, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अ, मैंने टेढ़ा तो नहीं बोलूंगा, पर थोड़ा वास्ट है, थोड़ा सा डिटेल्स है, तो थोड़ा समय दो। लेकिन पहले ना, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं ना, इसके ऊपर ग्रिप बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा मैं पहले ही आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट में जो लोग वो सब स्टॉक में ट्रेड करते हैं, रिलायंस में, टीसीएस में, एचडीएफसी में, इन्फोसिस में, अलग अलग निफ्टी 50 में, सेंसेक्स 30 में, है ना। आप लोग वहां पर बड़ा बॉस बन चुके हो, आई नो दैट। आप लोग काफी मार्केट के बारे में नॉलेज गैदर कर चुके हो। लेकिन ये मार्केट सर फॉरेक्स मार्केट है, इसके नॉलेज पाने के लिए या फिर इसको समझने के लिए आपको अलग से समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे भी टाइम निकालना पड़ा, आप लोगों को भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने जो भी प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पर आप स्टॉक्स दिखा रहा हूँ, जीरोधा में भी सेम टू सेम देख सकते हो, मोतीलाल में देख सकते हो, जहां मर्जी देखो, देखने से मतलब है। तो यहाँ पर जैसे मैंने यूएसडी क्लिक किया, जस्ट मैं टाइप किया, इवन आप यूएसडी आईएनआर भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पर ऑल सिलेक्टेड है, ऑल मैंने हर काइंड ऑफ मार्केट। ऐसे तो आप स्टॉक्स में थोड़ा सा क्या दिखाते हैं सर, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, इस तरह से दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉरेक्स है, ये दो तरीके से ट्रेड होता है सर। एक फ्यूचर का, जैसे देखो आप लोग जानते हो, इसीलिए जिन लोगों का स्टॉक मार्केट का प्रायर नॉलेज है ना, वो बहुत जल्दी समझ जाएगा। क्या लिखा है सर, यूएसडी आईएनआर फ्यूचर, है ना। देखो एक्सपायरी डेट भी दिया है 15 दिसंबर, है ना। अच्छा, उसके नीचे देखो 22 दिसंबर, वीकली एक्सपायरी है सारे के सारे। फिर देखो 27 दिसंबर, लेकिन सारे के सारे फ्यूचर है, सारे के सारे फ्यूचर है। দেখা যাচ্ছে তো? हाँ सर, गीतिका बोलो सर, सुमित, पीयूष, हेलो। तो ये देखो सर, ये फ्यूचर में हो, ठीक है। अब सर कितना लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो तो समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो जस्ट देख रहे हैं कि ये भी एक प्रोडक्ट है, इसमें भी ट्रेड होता है। और इसमें इसमें भी नहीं, एक्चुअली दुनिया भर में अगर देखा जाए, जैसे इंडिया में सिर्फ लोग क्रिकेट के पीछे पागल है, पर दुनिया तो फुटबॉल के पीछे पागल है ना। ऐसे क्रिकेट और फुटबॉल में अगर मैं कंपेयर करूं, इंडियंस बोलेगा नहीं
क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर है ना। अगर ओवरऑल इंडिया में तुम क्रिकेट का क्रेज देखोगे तो क्रिकेट वहां पर जगह ले लेता है। फुटबॉल क्रेज है पर उतना नहीं, ठीक है। तो ये भी कुछ इसी तरह का है। अगर इंडियंस को पूछो स्टॉक मार्केट तो आज के डेट में बोलेगा यस आई नो स्टॉक मार्केट, ठीक है। बट अब इंडियंस को पूछो फॉरेक्स मार्केट या करेंसी, वो बोले वेरी फ्यू पीपल, वेरी पीपल, लाइक फुटबॉल, फुटबॉल की तरह बात हो गया। लेकिन दुनिया में जाओ वर्ल्ड वाइड, ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट नहीं, ज्यादातर लोग जापान से लेके अमेरिका तक, जापान से लेके अमेरिका तक पूरा वर्ल्ड वाइड फॉरेक्स मार्केट इज वेरी वेरी पॉपुलर, जस्ट लाइक फुटबॉल, बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा लिक्विड है मार्केट। तो ये कोई नया चीज नहीं है, ये बहुत मैंने पुराना चीज है, इवन स्टॉक से भी पुराना है। क्या बात कर रहे हो, हाँ सर। अच्छा, मैं यहाँ पर फ्यूचर दिखाया आपको, ऑप्शंस भी दिखाता हूँ। ये देखो, सिंपल करना वही होता है, जो भी लेना है ना आपको, जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ऐड करो, ठीक है। जस्ट आप अपने स्क्रीन में ऐड करो, ठीक है। जैसे ऐड करते हो ना, ये आपको यहाँ पर, कहाँ चला गया भाई, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, जस्ट शेयर की तरह ही ऐड हो जाएगा। जस्ट बाई करना है, बाई करो, सेल करना है। ये मेरा यहाँ पर एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर आपको इजीली दिखा सकता हूँ कितना मार्जिन चाहिए नहीं चाहिए, मैं दिखा दूंगा सर। सारा चीज मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। ऐसे यहाँ पर एक्टिव है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये फ्यूचर में देखो, यूएसडी INR दिसंबर फ्यूचर, ठीक है। अब डेट वाइज भी चल सकते हो, 22 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर। तो मैं अगर बाई करना चाहूंगा तो जस्ट यहाँ पर जैसे क्लिक किया, शेयर की तरह ही आ गया सामने। ये जीरोधा में दिखा रहा हूँ सर। इसमें देखो वन क्वांटिटी शो कर रहा है, ये वन क्वांटिटी एक्चुअली लॉट में है। जैसे नॉर्मल फ्यूचर भी हम लोग जानते हैं कि लॉट में होता है स्टॉक मार्केट में, सिमिलरली यहाँ पर भी लॉट में होता है। लेकिन एक लॉट माने बेसिकली 1000 क्वांटिटी, एक लॉट माने मिनिमम 1000 क्वांटिटी। और কোয়ান্টিটি হয় না, জিবিপি हाँ আইএনআর, জেবিবি, জিবিপি আইএনআর মানে পাউন্ড, তোমার ইউরো সবকিছুই থাউজেন্ড কোয়ান্টিটি হয়। हाँ, इन सिंपल 1000, ठीक है। अब इसका भी वर्जन है अलग अलग, बट इन सिंपल वन क्वांटिटी मीन्स 1000। अभी इतना जान, धीरे धीरे सब बताऊंगा, ठीक है। ये क्वांटिटी बढ़ता भी है, लॉट वाइज क्वांटिटी बढ़ता है, 1000 10,000 का भी होता है, 1 लाख का भी होता है, मैं बाद में बताऊंगा सर, ठीक है। फिलहाल इतना जानो सर, एक क्वांटिटी माने 1000, ठीक है। इतना जान के चलते हैं, फिर धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ बताना है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा सबर कर, बहुत कुछ पहले बेसिक को डेवलप कर लेते हैं, फिर इसका और भी हर एक रकम चीज है बताऊंगा सर। जैसे स्टॉक मार्केट जब स्टार्ट किया था, बेसिक याद होगा सबको, कि तब लग रहा था अच्छा इतना बात है, यही बात है। लेकिन धीरे धीरे देखो स्टॉक मार्केट जैसे ओपन होता गया और डेप्थ में चले गए, यहाँ पर भी होगा। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, 83.40 दाम चल रहा है, तो वही दाम यहाँ पर दिखा रहा है। आप इसको इंट्राडे में भी कर सकते हो, ओवरनाइट में भी कर सकते हो। अच्छा, ओवरनाइट माने बेसिकली डिलीवरी, तो डिलीवरी माने उतना दिन तक का होल्ड कर सकते हो जब तक का उसका एक्सपायरी है, ठीक है। तो जैसे ये 29 दिसंबर इसका एक्सपायरी है, तो अप टू 29 दिसंबर आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक वो एक्सपायर ऑफ माने स्क्वायर ऑफ कर देगा। और आपको पता है बाकी चार्जेस वगैरह क्या क्या होता है, या तो आपको पता है या तो फिर करने के बाद पता लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि 83.43 अगर दाम चल रहा है यूएसडी INR का, इसका सिंपल मतलब है $1 का वैल्यूएशन है 83.43, वो भी फ्यूचर में, ठीक है। दिसंबर 29 का फ्यूचर जो है वो थोड़ा ज्यादा दाम बता रहा है कैश मार्केट से। एक्चुअल में दाम शायद थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, माने एकदम कैश का जो दाम है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये अगर थोड़ा सा चेंज होता है ना, उसको पिप्स बोलते हैं, कि ये जितना पॉइंट में चेंज होगा, ठीक है, जितना पॉइंट में चेंज होगा, ये 43 को 44 हो जाए या 43.43 से 20 चेंज हो जाए, ठीक है, 10 पैसा 20 पैसा में चेंज हो जाए ना, उसी चेंज में ये मार्केट चलता है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। सब बताऊंगा कि सर कितना चेंज हो सकता है, शेयर मार्केट की तरह नहीं। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में देखते हैं ना, कि मानो किसी ने ITC परचेस किया या फिर कोई शेयर परचेस किया 100 रुपीज में, और फिर एक दिन में कभी कभी देखते हो कि शेयर का दाम 150 चला गया, 130 चला गया, 140 चला गया, 120 चला गया, या 110 चला गया। 10% 20% शेयर मार्केट में होता है, बहुत कुछ होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ना इस तरह का 10-20% का मैटर नहीं है, 5% भी नहीं होता है, 2% भी बहुत जोर का, मैंने ये मैक्सिमम बोल दिया मैंने, इतना नहीं होता है। मैक्सिमम 1 से 1.5% ये चेंज हो सकता है, और उसी के बीच में पूरा खेला खेला जाता है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। अच्छा, इसका मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है कंपेरेटिवली, क्योंकि ये माइक्रो लेवल में
ये देखो कितना बता रहा है मेरे को, 1672 टका लगेगा। ये 1000 क्वांटिटी एक लॉट का, जितना टोटल वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, एक क्वांटिटी माने 1000, 1000 इंटू 83 करोगे तो आप हिसाब लगा लो, ठीक है, 83,000 समथिंग, ठीक है, उतना टोटल वैल्यूएशन है। ये 83 का प्राइस दिखा रहा है ना मार्केट में, तो 83.43 इंटू 1000 क्वांटिटी, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू हो जा रहा है आपका 83,000 समथिंग अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन आपको मार्जिन कितना लग रहा है, 1672, 1672 ओनली। और बाकी जो ब्रोकर अपना चार्ज ले रहा है, आजकल आप स्टॉक जीरोधा सभी बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में ट्रेड कराते हैं। आजकल बड़े बड़े फर्म भी आ गए, मोतीलाल भी आ गया, सबको ये डिस्काउंट सिस्टम लॉन्च कर रहा है, ठीक है, इवन एचडीएफसी भी आ चुका है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, इस मार्केट में ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है पैसा हो जाएगा, पैसा सीरियसली इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए आपको। फ्यूचर को करो या ऑप्शन करो, फ्यूचर करो या ऑप्शन करो। जैसे मैं आपको फ्यूचर दिखा, ऑप्शंस भी कर सकते हो। जैसे आप लोगों को ऑप्शन मार्केट का आइडिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। यहाँ पर जस्ट मैं स्क्रिप्ट में जाऊंगा, ऑप्शन में जाऊंगा, या फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगेन यूएसडी आईएनआर, क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे पॉपुलर है इंडियंस के लिए। तो यूएसडी आईएनआर, ये देखो सर, कॉल ऑप्शन चेक चेक करो, सीई पीई एक ही तरह का है, ठीक है, बस दाम थोड़ा अलग मिलेगा आपको, मैंने स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक आपको अलग मिलेगा, बट वही सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपायरी डेट। यहाँ पर वीकली एक्सपायरी इधर भी होता है, नॉर्मली फ्राइडे को होता है, 445 टाइम पीरियड होता है, सब बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है वो शेयर की तरह ही है क्या? हाँ सर, कि पीयूष ताई तो ओवरऑल सिस्टम शेयर ही नहीं होता, सिस्टम में কোনো চেঞ্জেস নেই তাই তো নাকি রে? না সিস্টেমে দাদা কোনো চেঞ্জ নাই, তাহলে প্রিমিয়ামটাতে একটু চেঞ্জ আছে। হ্যাঁ, আরে ওগুলো তো সে তো প্রিমিয়াম তো তুই এতেও পাবি, ঠিক আছে, অপশনসে প্রিমিয়াম থাকবে, ফিউচারে কোনো প্রিমিয়াম থাকবে না, मार्जिने खेलते হবে, ঠিক আছে। মানে ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट में जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, सिमिलरली हम लोग फॉरेक्स मार्केट में भी इक्वली ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें वो भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, बट शेयर मार्केट का मूवमेंट के पीछे का जो साइकोलॉजी है कि शेयर क्यों मूव कर सकते हैं, जैसे आप लोग ग्रुप में कॉल देते रहते हो ना कि ये शेयर मूव करेगा, हाँ सर, इतना जाएगा उतना जाएगा। सुमित बड़ा एक्टिव रहते हैं, है ना, शेयर के कॉल देने के बारे में झगड़ा भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ। हाँ हाँ, कोई बोलता है कि भाई तुम गलत बोला, कोई बोलता है कि तुम पहले नहीं बोला। तो माई पॉइंट इज दैट कि आप लोग शेयर का मूवमेंट के बारे में पता लगाते हो, क्यों? क्योंकि यू नो अबाउट दी शेयर्स, आपको शेयर के बारे में आइडिया लग रहा है। आप काफी, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि आप शेयर मार्केट के बारे में एक ऑनर्स कर चुके हो, है ना, तभी मार्केट में आज आप लोग एक्सपर्ट की तरह काम भी कर रहे हो। या फिर अगर मार्केट में नहीं हो तो कम से कम खुद का ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हो, तो आप स्टॉक मार्केट में ऑनर्स हो, ठीक है। लेकिन आपको फॉरेक्स मार्केट में ऑनर्स होना है। तो आपको नहीं पता फॉरेक्स मार्केट में क्यों ग्रोथ होता है, क्यों शेयर फॉरेक्स का दाम बढ़ता है, क्यों $1 का दाम चेंज हो जाता है ना। जैसे हम लोग एक बेसिक सा चीज बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि $1, हमेशा हम लोग देखते हैं कि जब कोई फॉरेन जाते हैं, स्पेशली अमेरिकन जाते हैं या यूरोप जाते हैं, तो डॉलर के हिसाब से सोचते हैं, स्पेशली अमेरिका जाने के टाइम पे। तो कोई लिखता है कि $1 इक्वल्स टू इन रुपीज, ठीक है, तो $1 इन रुपीज लिखेगा, तो वो यहाँ पर क्या चेक कर पा रहा है सर, 83.43। नाउ ये क्या है सर, फॉरेक्स रेट हो गया ना, दिस इज अ फॉरेक्स रेट। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये बढ़ता गिरता भी है। जैसे ये लाइन चार्ट में अगर आप देखो तो लास्ट 5 साल में शेयर का, सॉरी, फॉरेक्स का रेट माने यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीस का जो चेंजेस আচ্ছা है। হ্যালো, हाँ बोल सर बोल। আমাকে একটা খালি জিনিস বলো, ফরেক্স তো তোমার ফিউচার তো হয়, ফিউচার আর স্পট দুটো ইকুয়ালি হয় তো? स्पॉट है ना, फ्यूचर है और ऑप्शन है। মানে যেটা 83 ডলারের দাম যেটা চলছে 83.43, এটা ফিউচার তাই তো? हाँ फ्यूचर, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ফিউচার আর অপশন হলে স্ট্রাইক যেরকম চুজ করতে হয় ওই রকম। হ্যাঁ ওটা তো জানি, অপশনাল স্ট্রাইক হুম চুজ হুম, করে প্রিমিয়াম হিসাবে ইকুইভ্যালেন্ট হয়। ठीक है सर। अच्छा, अब आगे देख सर, 5 साल में अगर तुम देखो, मैं गूगल में जस्ट गूगल को पूछा कि लास्ट 5 साल में, या फिर अगर आप थोड़ा पुराना जाओ 95 से गूगल के पास मोटा मोटी डेटा अवेलेबल है। 95 के टाइम पे $1 का भाव था 31 रुपीज। अगर उससे भी पुराना चले जाओगे, अराउंड 1970s के आसपास 7 टका था। $1 इक्वल्स टू 7 रुपीज था अराउंड 1970। लेकिन उस पॉइंट से ये 7 का $1 इक्वल्स टू 7 से 83.43 तक पहुंचा। अच्छा, गूगल का डेटा के हिसाब से, लाइन चार्ट के हिसाब से 1995 में 1995 में $1 का दाम था 31.42।
वहां पर आज $1 का दाम है 83.43। परसेंटेज करोगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि कितना परसेंटेज में चेंजेस हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन यही है कि सर ये क्यों चेंज हो रहा है। सर इसके पीछे तीन चार बहुत बड़ा बड़ा रीजन है। जैसे बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीजन है ये, सारे के सारे रीजन इकोनॉमिक है। जैसे शेयर मार्केट में हमेशा इकोनॉमिक रीजन नहीं होता है, कभी कभी तो ऐसे ही मार्केट में स्टॉक के मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया चेंज हो गया। यहाँ पर ना कोई कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन हो जाता है ना। प्रोमोटर मैनिपुलेट कर सकता है, कोई एक न्यूज कंपनी मैनिपुलेट कर सकता है, एफआईआई मैनिपुलेट कर सकता है, इनसाइडर ट्रेडर मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ पर হ্যালো। मैंने, हाँ बोल सर। তবে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলছি, যখন ধরো সাপোজ আমেরিকা মার্কেট ওপেন হয় না রাত্রির বেলা, हम्म। তখন দেখি আমেরিকা ইউএসডি দামটা না बेड़े যায়। एक्चुअली जिस বাট टाइम पे एक्चुअली, हाँ उसका रीजन इसलिए है क्योंकि अमेरिकन मार्केट इस मार्केट का सबसे बड़ा दादा है सर। क्योंकि अमेरिका इज द ओनली कंट्री जो दुनिया भर में ट्रेड करता है, तो इसलिए अमेरिका दबदबा ज्यादा है। ওদের আবার দুটো কারেন্সি চলে, একটা ট্রেড করার জন্য চলে, একটা নর্মাল ওদের ক্যাজুয়াল ইউজ করার জন্য। हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा कि अल्टीमेटली क्या होता है, वो किस तरह से ये सिचुएशंस को डेवलप किया है, मैं डिस्कस करूंगा सुमित, डोंट वरी। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल जवाब देने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो $1 का दाम कभी 31 था, कभी 34 था, कभी 45 था। इवन मुझे अपने एक्सपीरियंस से, जब से मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है क्लास 9-10 ऑनवर्ड्स, कि ये मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सम्स वगैरह करते थे, तो उस टाइम में मुझे इतना नॉलेज है सर। 40 से मुझे थोड़ा सा पता लग रहा है कि जब 40 था $1 का दाम, या 35-40 था, उस टाइम से मैं मोटा मोटी इस चीज को देखता हूँ कि हाँ, डॉलर का वैल्यू ज्यादा है, इंडियन रुपीस थोड़ा उससे कम है। ठीक है, और जितना डॉलर का दाम बढ़ेगा ना, मैंने इंडियन रुपीस का दाम जितना बढ़ेगा, माने एक्चुअली 83 से अगर 0.43 माने इससे थोड़ा ज्यादा हो जाए ना, कल अगर ये 84 हो जाता है ना, तो इसका मतलब एक्चुअली रुपी गिरा है, बढ़ा नहीं। रुपी का वैल्यू गिरा है, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है, उल्टा काम करता है। 83 से अगर इंडियन रुपी $1 इक्वल्स टू 84 हो जाता है, इसका मतलब रुपी डी वैल्यू हो गया है, वैल्यू नहीं हुआ सर। मैंने आप मैंने उसका एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, बेसिकली डिप्रिशिएट हो गया। ठीक है, वो डी वैल्यू बोलेंगे उसको। ठीक है, और अगर ये 83 से 82 की तरफ आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये इंडियन रुपीस का वैल्यू बढ़ा है। ठीक है, ये মজবুত হয়েছে। हाँ। ठीक है, तो इसके पीछे भी रीजंस मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो बेसिकली ये सभी चीजों के पीछे ना इकोनॉमिक रीजंस बड़ा काम करता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये पूरा वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसको, ये अगर किसी कारण से चेंज होता है ना, इसका जो फ्लक्चुएशंस है, ये फ्लक्चुएशंस के पीछे जीडीपी का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने स्पेसिफिक कंट्री का जीडीपी, कंट्री वाइज, जो स्पेसिफिक कंट्री वाइज, यूएस का, इंडिया का, उसका जीडीपी कैसा है, उसका पीपीपी मैंने परचेसिंग पावर पैरिटी, मैंने इंडिया में एक इंसान किसी चीज को पीछे कितना खर्चा करता है, सिमिलर चीजें अमेरिका में जाके कितना खर्चा करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडिया में ट्रेन में चढ़ना है, ठीक है, तो सिंपल एक बेसिक ट्रेन में, मानो आप एक थर्ड एसी में चढ़ना चाहते हो इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में एक थर्ड एसी में चढ़ने का बेसिक किराया अगर मैं इन सिंपल मानू तो 2000 में आप थर्ड एसी एक लंबा सफर तय कर सकते हो। लाइक 500 से लेके 1000 किलोमीटर का जर्नी तय करना है, तो इंडिया में ना आप 2000 या 3000 में ये पर्टिकुलर जर्नी थर्ड एसी में तय कर सकते हो। अगर अगर आपको सेम जर्नी अमेरिका में करना है, ठीक है, सेम जर्नी अगर आपको अमेरिका में करना है, तो इसका वैल्यूएशन कम से कम 20 गुना ज्यादा हो जाएगा, 15 to 20 टाइम्स। माने कम से कम यही टिकट का दाम 30,000 हो जाएगा सर। इसको और सिंपल समझो कि अगर आप इंडिया में एनुअली 20,000, सॉरी मंथली, ठीक है, इंडिया में मानो आप मंथली 10,000 में अपना गुजारा चलाते हो। गुजारा माने बेसिकली आपका लाइवलीहुड 10,000 में हो जाता है मंथली, पर मंथ। ठीक है, 10,000 पर मंथ। सिमिलर लाइफ अगर आपको अमेरिका में चलाना हो, तो आपको इसके लिए 20 टाइम्स ज्यादा इनकम करना पड़ेगा। मैंने अमेरिका में अगर कोई बंदा मंथली 2 लाख पर मंथ कमाता है, तो वो बेसिकली अमेरिका में गरीब है। जैसे इंडिया में 10,000 पर मंथ, मैंने इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने एकदम नॉर्मल सा लाइफ है सर, कोई हाई फाई तो छोड़ो, एक बेसिक लाइफ है। ठीक है, 10,000 पर मंथ इज अ वेरी बेसिक एरिया, जो जेन्युइन है वही मैं बता रहा हूँ। अगर अमेरिका में कोई 2 लाख पर मंथ कमाते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ लाइफ लीड कर सकता है ऑन दैट कंट्री। तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि वहां का वैल्यूएशन, इकोनॉमी का वैल्यूएशन के कारण।
अब ये पूरा इकोनॉमी का वैल्यूएशन, जीडीपी, पीपीपी, ठीक है, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, ठीक है, इन्फ्लेशन, सारा चीज कारण है सर, एवरीथिंग इज देयर, इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, इन्फ्लेशन इज देयर, बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको राज ओपन करूंगा, ठीक है, जितना समय मैंने क्लास लेते जाएंगे सर, ठीक है, 2-3 महीने का टाइम लगेगा इसको पूरा पूरी ठीक ठाक करके समझने में। तो फिर तभी जाके ना एज ए ट्रेडर आप एक्सपर्ट बन पाओगे, है ना, तभी एज ए ट्रेडर आप एक्सपर्ट बन पाओगे। तो एक काम करते हैं, अच्छा मोटा मोटी एक आइडिया लग रहा है ना सर, हम लोग क्या क्लास करना स्टार्ट किए हैं और इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ सर, ये बोझा যাচ্ছে तो, हाँ, ये क्या है, क्या चीज सीखना चाहते हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, बोलो सर। हाँ पीयूष, বুঝতে পারছিস তো একটু একটু? গীতিকা? হ্যাঁ স্যার। ओके ओके ओके, है देखो सर। धीरे धीरे डेप्थ होगा सर, थोड़ा समय दो सर, समय तो देते हैं, आप कराओ। ओके सर। अच्छा देखो, अभी ना मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है, कि सर ये करेंसी, स्पेशली करेंसी में बात करूंगा कि ये जो करेंसी का बैकग्राउंड क्या है, आखिर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ सर। धीरे धीरे तो ट्रेडिंग सीख ही जाएंगे आप लोग, बट पहले ना बैकग्राउंड क्लियर करें। बैकग्राउंड कैसा है, इतना देर से मैं आपको बैकग्राउंड नहीं बता रहा था, मैं इतना देर से आपको बता रहा था कि हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, मतलब ये क्लास का पर्पस क्या है, ठीक है। इस क्लास का पर्पस क्या है कि कैसे हम लोग करेंसी में ट्रेड करके कमा सकते हैं। माने अगर $1 का दाम 83.43 चल रहा है, तो क्या रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है कि 83.43 से $1, 83.43 से डॉलर का भाव 83.5 होगा, ठीक है, क्या रीजन है उसके पीछे। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 27 दिसंबर का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जिसको अगर हम लोग 83.42 में खरीदते हैं, परचेस करते हैं, और कल माने 2 दिन बाद या एक हफ्ता के अंदर, विद इन 1 वीक, यही यही पर्टिकुलर यूएस डॉलर का प्राइस एज पर INR 83.34 से 83.43 से 83.50 या फिर 83.80, ठीक है, ये होने का क्या चांसेस है? मैंने 0.40, ठीक है, 0.40, ठीक है, ये इतना ही चेंज होगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये बाई करके हम लोग ज्यादा दाम पे बेचना चाहेंगे, तो ये जो सस्ता में खरीदना महंगा में बेचना, क्या रीजन है, क्यों 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 ग्रोथ होगा, क्या रीजन है ग्रोथ होने का, ठीक है। अच्छा उल्टा भी होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल में बाई करके सेल करते हैं ना, बाई फर्स्ट सेल लेटर, ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास कर चुके हैं उनको पता है कि इसको लॉन्ग कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस मार्केट में भी शॉर्टिंग भी होता है। शॉर्टिंग माने सेल फर्स्ट बाय लेटर, ये सब टेक्निकल बातें हैं सर। सेल फर्स्ट बाय लेटर सब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, देखो सर, आप लोग जो लोग कैंडलस्टिक्स एनालिसिस करना जानते हो, वो लोग यहाँ पर एंजॉय करोगे बहुत, क्योंकि एक्चुअली ये मार्केट टेक्निकली बहुत साउंड है। मैंने अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है ना, आप सीरियसली इस मार्केट में अपना बहुत अच्छा जगह बना पाओगे। और एज वेल एज इकोनॉमिक नॉलेज चाहिए सर, ऑब्वियसली, मैंने मार्केट में क्यों रीजंस क्या है, ये रीजंस ढूंढ पाओगे तो बड़ा मजा आएगा। जस्ट आपको मैं एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ। चलो सर, आप ही लोग मुझे थोड़ा बताओ, डाउनग्रेडेड था, प्रायर मूवमेंट मैंने डिक्रीज था, मैंने बियरिश मूवमेंट था, उस मूवमेंट में ये क्या बना है सर, क्या नाम देंगे इसका आप लोग? হারামি। कौन सा हरामी? তো বুলিশ হারামি তো। एकदम, थैंक यू सर, बुलिश हरामी। बोलिज बोलिज। बुलिश हरामी है ना सर, आप लोग जानते हो इसीलिए। अब देखो, अगर आपको कैंडल एनालिसिस करना आता है, अच्छा साथ में बाकी जो टेक्निकल पैरामीटर्स है लाइक वॉल्यूम, RSI, MACD, एवरीथिंग सब कुछ अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपल एक कैंडल एनालिसिस, ठीक है। तो जो बंदा कैंडल एनालिसिस करना जानता है, वो क्या करेगा, वो ट्रेड लेगा, कहाँ कहाँ ट्रेड लेगा पीयूष, बोलो सर, कहाँ ट्रेड लेगा, मैंने व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय, रिस्क टेकर। ওই তো আপনার ওই শেষে গ্রিন ক্যান্ডেলটার উপরে মানে টপে ওখানে এন্ট্রি হবে P2 का আর क्लोज, তার নিচে। वेरी गुड হ্যাঁ सर, মানে P2 का क्लोजिंग, थैंक यू। P2 का क्लोजिंग कितना था? अच्छा ये किस में खोला, अच्छा ये तो निफ्टी खोल गया, अरे रुको रुको रुको, मुझे तो इसका नहीं, इसका चार्ट चाहिए, अरे
नहीं, ये चार्ट नहीं चाहिए सर। উপরে আছে ইউএসডি আইএনআর উপরেই তো ছিল। এইটা हाँ এইটা चाहिए। सॉरी सर, एक सेकंड निफ्टी नहीं, मुझे ये वाला चाहिए था। थैंक यू सर। ये देखो, चलो सर इसमें थोड़ा फाइंड आउट करो तो प्रॉपर पैटर्न मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिलेगा। सब कैंडल वही वही कैंडल है, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये अलग एसेट क्लास है तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस नजर आएगा। चेंजेस इन द सेंस, मैंने क्योंकि हर एसेट का अपना अपना, निफ्टी देखने का आदत है ना किसी सबका, तो सब बोलेगा सर निफ्टी तो ऐसा हुआ है, तो ऑब्वियसली निफ्टी का अपना कैरेक्टर है, इसका अपना कैरेक्टर होगा। কিছু দেখতে পাচ্ছিস কি? মানে একদম ফাটাফাটি টাইপের কিছু একটা, যেটার উপর খুব জোর ভরসা करा যায়। जैसे इसको मैं बोल सकता हूँ ना सर, ये पियर्सिंग बना है देखो, फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल इसका 50% ऑलमोस्ट कवर कर चुका है। पियर्सिंग पैटर्न बना है, ये देखो हरामी बना है, सही हरामी नहीं सर, मारूबुजू बना है ना, एकदम प्योरली मारूबुजू बना है। तो यहाँ पर भी ना आपको सिमिलर काइंड ऑफ मिलेगा। ये 15 मिनट्स का था, इसको चेंज करते हैं, डे चार्ट करते हैं तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाए। ये देखो सर, यहाँ पर भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ इंगल्फिंग मिला है। ये देखो मार्केट डाउन था, एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट हुआ, फिर पैटर्न वन आपका छोटा कैंडल है, पैटर्न टू बड़ा हो गया कि ताई तक इंगल्फिंग बोलबो तो ना कि रे, ঠিক বলছি কি না? হ্যাঁ স্যার। एनालिसिस হ্যাঁ ठीक স্যার। है तो ओके। तो बस वही सेम काइंड ऑफ, मैंने अगर आपको सिर्फ कैंडल देख के या फिर टेक्निकल एनालिसिस यूज करके करना है तो इस मार्केट में भी आप सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड ले सकते हो जैसे आप शेयर मार्केट में लेते हो। लेकिन इस मार्केट के पीछे का कहानी नहीं जानोगे तो आपको कभी भी इसका कैरेक्टर समझ में नहीं आएगा फिर कि ये मार्केट क्या है, क्या बात करता है, करेंसी के पीछे का क्या रीजन है। तो उसी के पीछे मैं थोड़ा सा एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा टाइम देने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करूंगा सर। मैं भी दे रहा हूँ, आप लोग भी देते रहिए, और ये मार्केट आपको बहुत कुछ दे सकता है। इवन कोई कोई तो सर ऐसा हो सकता है कि शेयर मार्केट शेयर मार्केट को और इक्विटी मार्केट में प्यार डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आप फॉरेक्स मार्केट को ज्यादा प्यार कर लिए और शेयर मार्केट को थोड़ा सा प्यार कम कर दिए। अच्छा देख सर, तो करेंसी एंड करेंसी ट्रेडिंग, ठीक है, तो पहला बात है सर दैट ईच ऑफ दिस टॉपिक इज वेरी वास्ट। जैसे हम लोग यहाँ पर कॉमोडिटी भी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन पॉइंट सर करेंसी एंड कॉमोडिटी, इंटरेस्ट रेट में बाद में बात करेंगे सर। इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी मार्केट में डेरिवेटिव होता है। इवन अगर आप लोग एनएससी के साइट पे भी जाते हो तो आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में 3 चीजें दिखता है ना सर, मैंने 4 चीज दिखता है टोटल। जब भी हम लोग एनएससी के साइट में जाएंगे तो वहां पर जाके जब भी हम लोग डेरिवेटिव में क्लिक करते हैं, जस्ट फॉलो, ये देखिए इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। तो मैं जैसे ही डेरिवेटिव में क्लिक करूंगा तो डेरिवेटिव में क्लिक करने के बाद मेरे सामने 4 ऑप्शंस आता है सर। मार्केट में ही 4 ऑप्शंस में ट्रेड होता है। एक इक्विटी जो आप लोगों का सबसे प्यारा है, स्टॉक मार्केट। सेकंड इज करेंसी जिसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट किए हैं सर आज। एंड फिर आता है सर कॉमोडिटी, एंड उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये लास्ट में डिस्कस करेंगे सर। करेंसी के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं, अभी समय लगेगा करेंसी पे। और जैसे ही मैं करेंसी पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर पूरा चेक कर सकते हो, ठीक जैसे आप इक्विटी चेक करते हो। पूरा चेन आ जाएगा इसमें कि कौन सा करेंसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूएसडी आईएनआर, ठीक है, ये सबसे पॉपुलर है सर, ऑब्वियसली इंडिया में सबसे ज्यादा इसी में लिक्विडिटी होता है। क्रॉस में अगर देखो तो जापान और यूएस आईएनआर भी है, यूएसडी आईएनआर भी है। जापान के साथ थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं, बट यूएसडी आईएनआर इज मोस्ट पॉपुलर इन आवर कंट्री, ठीक है। तो सिमिलर एक्सपायरी डेट क्या है, टाइप किस तरह का ऑप्शंस है, सब कुछ मिलेगा आप, सब कुछ मिलेगा। ये सब आप लोग जैसे शेयर में देखना सीखे हो उसी तरह से आप यहाँ पर करेंसी भी देखना सीख जाओगे। तो ये वास्ट टॉपिक है,
तो वी आर स्टिल एट वेरी नासेंट स्टेज, माने बहुत ही एकदम नौसिखिया के जगह में है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग दिस अल्टरनेट एसेट्स, माने ये सब करेंसी कमोडिटी अभी भी इंडिया को सीखना बहुत बाकी है। बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे सीखते हो, दूसरे को कैसे माने बेसिकली क्या बोलते हैं उसको मोटिवेट करते हो सीखने के लिए। So given this, the idea here is to introduce these assets, familiarize with what drives these assets, and what you need to watch out for before placing your trades. So in a sense, you could consider this is the hot starter of sort of trading these alternative assets. माने ये जो currency, commodity, इसमें हम लोग धीरे धीरे एकदम thought process create करेंगे। तो ये पहले ना इसके पीछे का बैकग्राउंड, जैसे मानो क्या क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी इतना देर से आपको बता रहा था उसी को बस यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है। आपको मैं नोट शेयर कर लूंगा, आप लोग प्लीज पढ़िए, क्योंकि एग्जाम भी आप लोगों को आगे आगे क्रैक करना है, जिनको मार्केट में बॉस बनना है, स्टॉक मार्केट या करेंसी मार्केट में जॉब जिनको आपको करना ही है। So we will begin this module discussing currencies and we will discuss some of the popular currency pairs traded in India, जैसे कि USD INR, ये इंडिया में बड़ा पॉपुलर है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, एज वेल एज उसके साथ INR। अच्छा, इंडियन रुपीस के साथ जापानीज येन JPY। वी ऑल्सो डिस्कस अदर नॉन INR, जैसे कि इसको भी होते हैं, इसको भी करेंसी पेयर बोलते हैं, यूरो USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड USD एंड जापान येन, ठीक है। इस तरह से भी ट्रेड होता है, जैसे मैं अभी आपको NSE के साइड से भी दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सर, ट्रेड कैसे करना है वो तो सर क्लास में आगे आगे बताएंगे, लेकिन क्यों करना है, ये चीज है क्या, इस चीज को समझते हैं, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो बाई सेल तो कोई भी कर लेगा, अकाउंट में पैसा रहेगा ना, बाई सेल करने में बहुत मेहनत नहीं लगता, बस अकाउंट में पैसा काटेगा, फिर पैसा लाल हो जाएगा या हरा हो जाएगा। लेकिन सर क्यों हरा हो रहा है, क्यों लाल हो रहा है, तुक्काबाजी करके ज्यादा दिन तक तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है। एक आध बार तुक्का लग सकता है, बार बार तुक्का नहीं लग सकता। तुक्का माने बेसिकली अंदाजे में जो लोग करते हैं। तो USD euro, GBP USD JPY, the discussion on currencies would be spread across a few chapters, okay, टाइम लगेगा थोड़ा सा। The objective here would be introduce these currencies pairs and familiarize with not just the contract specification but also with a few fundamental factors। माने कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, माने कितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में आप कितना आपको मार्जिन जमा करना है, ये तो बात करना ही है, पर आपको फंडामेंटल फैक्टर्स को भी जानना है कि आखिर इसमें ट्रेड किस तरह से होता है या फिर इसके पीछे का इकोनॉमी क्या है। सो वंस दिस इज डन वी विल मूव इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, जैसे कि कमोडिटीज एंड अदर चीजों में बात करेंगे। कमोडिटी में भी एग्री नॉन एग्री बहुत कुछ है, उसमें गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, टर्मरिक, कार्डामोम, पीपर, कॉटन, ओरिजिनल में नहीं, सब वर्चुअली होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज सब तब उसमें बात करेंगे, ठीक है। इवन इंटरेस्ट रेट में भी बात होगा, RBI क्या करता है और उसके ऊपर बेस करके ट्रेडिंग कैसे होता है। तो ये एक्चुअली पर्पस है, ये जो क्लास है सैटरडे संडे का, मैं कोशिश करूंगा वीकेंड में ही पूरा रखने का, ठीक है। मैं कोशिश नहीं, वीकेंड में ही रहेगा, मैं बता दूंगा सर आप लोगों को कंफर्म। अच्छा, इसमें भी तीन चीज चाहिए होता है, प्री रिक्विजिट, मैंने आपको अगर करेंसी कमोडिटी ये सब चीजों में एक्सपर्ट बनना है, आपको स्टॉक मार्केट, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा, मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूँ, रहने से बहुत बेहतर, और ये नोट भी कर दिया यहाँ, ठीक है। अच्छा सर, अब बात आते हैं सर करेंसी में। सर ये करेंसी चीज क्या है, इसके पीछे का ट्रेडिंग का साइकोलॉजी क्या है, कुछ केस स्टडीज टाइप बात करेंगे, प्लीज सुनना। केस स्टडीज टाइप माने रियल सिचुएशंस में करेंसी आपको क्या सिखाना चाहता है उसके बारे में। तो यहाँ पर एक केस है सर, बिफोर वी गेट स्टार्टेड ऑन करेंसी लेट मी शेयर विद यू इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड ए 6-year-old डॉटर। सर एक फादर और उसका 6 साल की एक बेटी, बेटा बेटी जिसको भी मान लो सर, ठीक है, उनके बीच का एक डिस्कशन है, होता है ना सर, बाप बेटी में डिस्कशन चल रहा है। क्या डिस्कशन चल रहा है सुनिएगा प्लीज। तो बेसिकली बाप बेटी ना, जो फादर एंड डॉटर उनके अपने फैमिली के साथ वो लोग वैकेशंस पे गया है यूरोप में। तो यूरोप में जगह का नाम भी दिया है यहाँ पर ऑस्ट्रिया, आप कोई भी जगह मान लो। तो यूरोप गए हैं वैकेशंस पे, वहां पर जाके क्या कर रहे हैं सर, वहां पर जाके ऑब्वियसली घूमने गए हैं वैकेशंस पे, और क्यों क्या करने जाएगा। तो नीडलेस टू से सी, तो यहाँ पर क्या हुआ है सर, ये जो बेटी है ना, इसको यूरोप में या ऑस्ट्रिया में कुछ खिलौना टाइप का चीज पसंद आ गया, ठीक है। जैसे होता है ना बच्चे लोगों को पसंद आता था कि हमें टेडी दे दो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो सी वाज अट्रैक्टेड टू दिस, सी माने यहाँ पर बेटी, ठीक है, फादर और बेटी के बीच में डिस्कशन है।
तो बेटी माने जो डॉटर है अट्रैक्टेड टू ऑल द स्मॉल लिटिल स्टोर्स सेलिंग प्रीटी लिटिल थिंग्स ऑन वन ऑफ द डेज व्हाइल वी वेर देयर। माने बाप बोल रहे हैं सर, यहाँ पर बेसिकली जो भी बात कर रहे हैं वो बाप बोल रहे हैं, ठीक है। शी फोर्सिबली टुक मी टू दिस टॉय स्टोर, शी स्पॉटेड ऑफ द स्ट्रीट। जो भी उसको दिखा एक टॉय स्ट्रीट में, माने स्ट्रीट में जो टॉय मिला उनको वो मिल गया, तो बच्ची बोल रही है कि मुझे चाहिए। तो बाप जो है ना सर, पापा, ठीक है, फादर, स्पेंडिंग अबाउट 5-10 मिनट्स स्कैनिंग थ्रू द शॉप, ठीक है, फाइनली पिक्ड अप अ कलरफुल वुडन कैटरपिलर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बच्ची जो है वो बेसिकली एक वुडन कैटरपिलर, कैटरपिलर मैंने क्या होता है, कैटरपिलर मैंने आई थिंक कैटरपिलर किसको बोलते हैं, प्रजापति के ना, कैटरपिलर मैंने भूले गया, बांग्लादेश में बोले, काके बोले, শুঁয়োপোকা। শুঁয়াপোকা। চলো শুঁয়াপোকাকে বলে, ভেরি গুড স্যার। সো একটা উডেন ক্যাটারপিলার বাচ্চাটা দেখতে পেয়েছে, बेसिकली वो जो बच्ची है डॉटर को मिला है, एंड वो बेसिकली सिंपल बात है, उसको पसंद आया एंड शी वांटेड, वो अपने फादर को बोल रहे हैं कि आई वांट टू बाय इट। सो इट लुक्ड रियली नाइस एंड फादर वाज विलिंग टू बाय हर दैट अंटिल ही सॉ द प्राइस, ठीक है। जब तक उसका पापा को प्राइस नहीं दिख रहा है तब तक तो वो खुश था कि हाँ चलो ठीक है, बच्ची बोल रहे हैं तो दे देते हैं। वुडन कैटरपिलर हैड a 25 यूरो प्राइस टैग। सिंपल बात है सर, लोग हमेशा चीजें खरीदने के टाइम पे दाम देखता है, तो वो भी वहां पर देखा ऑस्ट्रिया में, यूरोप में, जर्मनी के बगल में है सर ऑस्ट्रिया, तो वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, मैं देखा हूँ, इमेज देखा हूँ। तो 25 यूरो प्राइस टैग है, 25 यूरो, पॉइंट बी नोटेड, नॉट ₹25। इंडिया में होता तो शायद 25 टका में ही मिल जाता, ठीक है, या फिर मे बी इंडिया में 250 होता, लेकिन ये 25 यूरो है। तो आई थॉट, फादर बता रहे हैं, आई थॉट आई वुड नेगोशिएट विथ हर, मैंने बच्चे के साथ थोड़ा सा नेगोशिएट करेगा एंड बाय हर समथिंग एल्स, बिकॉज बाप को पता है, पापा को पता है कि 25 यूरो का क्या वैल्यूएशन है इंडियन मनी में, बट बच्ची को तो नहीं पता ना। तो फादर ट्राइड टेलिंग हर दैट इट वाज 25 यूरो एंड 25 यूरो इज क्वाइट स्टीप, स्पेशली फॉर ए टीनी वुडन कैटरपिलर। माने एक इंडियन माइंड तो यही सोचेगा ना कि एक कैटरपिलर के लिए, लकड़ी का बना हुआ छोटा सा चीज के लिए 25 यूरो खर्चा करे, तो बच्ची को थोड़ी ना पता है, बच्ची सोचे 25 यूरो इज लाइक 25 रुपीज, रुपीज 25 इक्वल्स टू 25 यूरो, बच्ची को तो यही लगेगा। तो she obviously did not understand at my point and refused to budge from her stance. In fact, she said, "It's just a 25 euro." बच्ची यही बोलेगा ना कि पापा, it's just a 25 euro. And father realized that she equated 25 euros to 25 rupees. वो ये एक वो क्या इक्वल कर रहा है, 25 euro equals to 25 rupees. And here is the complete understanding कि यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है सर, और यही स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, सॉरी फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे इंटरेस्टिंग जगह यहीं पर है। अब इसको समझते हैं सर कि 25 यूरो इक्वल्स टू 25 रुपीज क्यों नहीं हो सकता। फादर को तो फिर भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है, बच्ची को क्या समझाओगे, वाई नॉट ₹25 नॉट इक्वल्स टू 25 यूरो, इक्वल क्यों नहीं है, ये इक्वल क्यों नहीं है, इसी का जवाब ढूंढना है। अगर ये जवाब ढूंढ लिया ना तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मास्टर बन जाओगे, मेहनत लगेगा सर। So completely obvious to the fact that she needs to multiply each euro with 78 on that time, yes, I think 2016 में ये वाला नोट बना गया था, तो उस टाइम पे शायद ये 78 चल रहा था। अभी देख लेते हैं सर क्या चल रहा है दाम, देख लो तो एक बार गूगल करके, 1 यूरो इंडियन रुपीज में कितना चल रहा है, $89.88 सर, 89.88। और ये जो नोट्स है ये आई थिंक 2016 का है, तो उस टाइम पे हाँ सही दाम बता रहा है 75 76, ठीक है, देख रहे हो सर 70 71 72 78 भी गया था, ठीक है, उसी दौरान का है, 2018 के आसपास का नोट्स है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर दाम कैसे चेंज हुआ है टाइम टू टाइम। लेकिन नाउ पॉइंट इज कि सर दाम बढ़ते जा रहा है, हाँ सर बढ़ते तो जा रहा है, इंडियन मनी पीछे जा रहा है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर ऐसा है क्या, नहीं सर एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट, लेकिन समझा करो।
तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर 25 यूरो को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, 25 इंटू एज पर ऑन दैट टाइम 78 चल रहा था, तो प्लीज इक्वल करके बताओ तो कितना आ रहा है, 25 इंटू 78 কত হচ্ছে রে, ক্যালকুলেট স্যার ক্যালকুলেট, তুমি বল কত হলো, 25 টাকা মানে 25 ইন্টু 78 স্যার 1950, তাই তো? আরে এখন দাম আরো বেড়ে গেছে, करंट प्राइस और भी ज्यादा है, तो कनेक्टेड हो कि नहीं, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है सर? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। 1950 ना, तो जस्ट इमेजिन सर, एक कैटरपिलर के लिए कोई भी इंडियन फादर 2000 टका खर्चा करेगा एक छोटा सा पतला सा खिलौना के लिए? नहीं करेगा, नॉर्मल माइंड तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वी नो दैट इन आवर कंट्री, ठीक है, इंडिया में ये चीज 200 में मिल सकता है, इवन 50 टका में भी मिल सकता है, ठीक है। सो बट दिस इज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो व्हाई इज नॉट 1 यूरो, फॉर दैट मैटर $1 इक्वल टू 1 रुपी? So more generally, why is not one unit of currency belonging to country A equivalent to another unit of currency belonging to country B? और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इंडियन करेंसी एंड ऑस्ट्रियन करेंसी या यूरोप का करेंसी सेम क्यों नहीं हुआ? सेम क्यों नहीं? बहुत सारा सवाल आ रहा है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो अंडरस्टैंड, दिस में साउंड वेरी बेसिक एंड सम ऑफ यू मे ऑलरेडी नो। अगर आपको इकोनॉमिक्स का पुराना नॉलेज है, मैंने प्रायर नॉलेज है, तो शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बात करेंगे सर। स्टिल आई थिंक इट इज एसेंशियल टू डिस्कस दिस। यस, मैं मानता हूं एसेंशियल है बात करना कि क्यों दो कंट्री का पैसा का दाम एक नहीं है। 25 यूरो समान 25 टका नहीं है, $100 इक्वल्स टू 100 रुपीज नहीं है। तो इसके पीछे का कहानी समझना है, इसीलिए मैं आज का क्लास का नाम रखा हूं सर बैकग्राउंड। ठीक है, आपको बैकग्राउंड जानना है। बैकग्राउंड जाने बिना किसी भी चीज के बारे में आपको कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, so to understand this we need to brush up the bit of history of currency. Yes, interesting sir, very interesting। आपको आज पता लगेगा कि आखिर ये जो हम लोग पॉकेट में नोट या कॉइन यूज करते हैं ना, जिसको ओवरऑल करेंसी कहा जाता है, नोट या कॉइन, ये जो घर घर में किसके पास कितना नोट है, किसके पास कितना कॉइन्स है, तो ये एक्चुअली ओवरऑल नाम है क्या, करेंसी। तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा अगला 5-10 मिनट में कि आखिर करेंसी कहाँ से आया है। करेंसी अगर नहीं होता तो क्या होता, करेंसी से पहले क्या था, एंड वी ऑल नो कि करेंसी से पहले बार्टर सिस्टम चलता था। सो टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू ब्रश अप अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ करेंसीज एंड हाउ करेंसी ट्रेडिंग इवॉल्व्ड। अगर आप करेंसी के बारे में नहीं जानोगे और करेंसी ट्रेडिंग में क्या उखाड़ लोगे सर? कोई बोलेगा हम बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं बिना करेंसी को जाने, उखाड़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरा मानना है कि अगर किसी चीज में ट्रेड करना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, बहुत ज्यादा गहरा पीएचडी नहीं करना है, हमें पीएचडी नहीं करना है, जस्ट इतना तो जाने कि भाई करेंसी जो है कहाँ, जैसे हम लोग शेयर मार्केट में भी पढ़े हैं सर। अगर आप लोग शेयर मार्केट का बेसिक क्लास सुनोगे, वहां पर पहले ही शेयर क्या चीज है वो नहीं बताया गया, शेयर कहाँ से आया, क्यों कंपनी शेयर इशू करता है। ठीक है, सिमिलरली करेंसी में ट्रेड करना है, यूएसडी आईएनआर फ्यूचर में ट्रेड करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, और आप अगर यही नहीं जान पाओगे कि आखिर करेंसी कहाँ से आया, तो फिर करेंसी ट्रेडिंग कैसे समझोगे? डोंट वरी, I would not get into history lessons here. ठीक है, we'll restrict this a quick recap for the sake of simplicity. Let me break into this on different stage for you based on my understanding. चलो देखते हैं करेंसी का इवोल्यूशंस का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। तो जैसे आई थिंक आप सबको पता होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है सर, कि पुराना जमाना कैसे चलता था। सारा जमाना जानता है कि पुराना जमाना कैसे चलता था। जब इकोनॉमी इतना बैलेंस नहीं था तब बार्टर सिस्टम चलता था, है ना सर? बार्टर सिस्टम इन द सेंस, इसको बंगाली में कहते हैं विनिमय प्रथा। आई थिंक जो लोग बंगाली समझते हो उनको पता होगा सर कि उसको विनिमय बोलता था, मैंने किसी चीज के बदले कोई चीज। तो फिर बार्टर सिस्टम बंद क्यों हो गया? बार्टर सिस्टम से दुनिया मैंने पूरा वर्ल्ड क्यों अपने आप को धीरे धीरे शिफ्ट क्यों कर लिया? बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था? ध्यान से सुनना, बार्टर सिस्टम कोई खराब चीज नहीं था। मैं तो कभी कभी मानता हूँ आज भी बार्टर सिस्टम अच्छा होता, लेकिन सर बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था
जो प्रॉब्लम को एक्चुअली शॉर्ट आउट किया गया करेंसी के थ्रू से, पर इतना डायरेक्टली नहीं आया सर। पहले बार्टर एरा आया, बार्टर माने किसी चीज के बदले कोई दूसरा चीज, हाथी के बदले घोड़ा, चावल के बदले आटा, ठीक है, ठीक है, धान के बदले गेहूं, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ, पैडी के बदले व्हीट, जैसे आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद ना गोल्ड आया, गोल्ड आया सर, मेटल एरा आया, ठीक है। और मेटल एरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोई मैं आपको इतिहास नहीं समझा रहा हूँ, ट्रेडिंग समझा रहा हूँ। आपको ऐसा ना लगे कि बचपन क्लास 6-7 का इतिहास खोल के बैठ गए, नहीं, थोड़ा सा समय दो, पेशेंस रखो सर, बिना जाने आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर आया गोल्ड, इसीलिए आज भी गोल्ड का इतना तवज्जो है, इतना पॉपुलैरिटी है गोल्ड का, ठीक है, अभी भी है। शायद हम लोग 2000 साल पुराना बात करेंगे कुछ मिनट के लिए, लेकिन 2000 साल पहले का सिस्टम आज भी चलता है। और फिर आता है सर करेंसी, ठीक है। तो करेंसी में पहुंचने का रास्ता थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, इतना जल्दी करेंसी नहीं आया है सर। फिर हम लोग सब बात करेंगे कि किस तरह से ट्रेड होता है, किसको बेस करेंसी कहते हैं, किसको कोटेशन करेंसी कहते हैं, पेयर क्या होता है, पेयर वैल्यू क्या होता है, सब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर करेंसी किस तरह से आविष्कार हुआ। हाँ सर, करेंसी का आविष्कार समझना है, आविष्कार माने डिस्कवरी ऑफ करेंसी। आखिर नोट क्यों छापा गया सर, आखिर नोट क्यों छापा गया, नोट छापने के पीछे का क्या रीजन है? बिना नोट छापे इकोनॉमी नहीं चल सकता था क्या? बेसिक क्वेश्चन, और यही बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो जस्ट वेट एंड वेट, वॉच फॉर अपकमिंग 15-20 मिनट्स। मेरे हिसाब से काफी होगा आपको समझने के लिए। एटलीस्ट इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके दिमाग में इकोनॉमी के बारे में एक सॉलिड आइडिया क्रिएट होगा, सॉलिड आइडिया। ऐसे मेरे पास एक इकोनॉमिक्स का किताब है, अगर आप बोलोगे तो मैं आप सबको शेयर करूंगा। अगर आप लोग पढ़े हो तो बहुत अच्छा। इकोनॉमी दी आइडिया बोल के। हाँ सर, ফিয়ার ফিয়ার বইটা ना सीएन ना, सीएन ना, सीएन, सीए का किताब तो नॉर्मल, एक किताब है, मैं शेयर करूंगा सर। उसमें ना पूरा एकदम इकोनॉमी का पूरा मैंने आपको इतना सर इंटरेस्टिंगली, मैंने बेसिकली पैसा कमाने का सिस्टम उसमें बताया गया सर, हाउ टू मेक मनी, सिंपल, पैसा कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा लॉजिक उसमें शेयर किया गया है। जो बंदा समझ गया उसका जिंदगी बन जाएगा सर। रातों रात तो कुछ भी नहीं होता सर, नथिंग इज लाइक अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग में भी कहानी में अच्छा लगता है, बट हाँ, अगर आप अलादीन का चिराग मैंने रियल में समझना चाहते हो तो वो इकोनॉमिक्स का किताब आप जरूर पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक द आइडियाज बोल के हैं, बड़ा अच्छा किताब है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इवन बच्चे लोगों को भी पढ़ा सकते हो सर। आई विल शेयर सर, अभी मिल नहीं रहा है, शायद दूसरे कंप्यूटर में होगा। अच्छा, गुड्स, सॉरी एक सेकेंड, पहले बार्टर सिस्टम को फटाफट थोड़ा रिवाइज मारते हैं सर। तो पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, जैसे कि आप सबको पता है कि बार्टर सिस्टम में क्या था, बदल बदल चलता था, इसके बदले वो, उसके बदले ये। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, से फार्मर हैज हार्वेस्टेड कॉटन, एक फार्मर कॉटन हार्वेस्ट किया है एंड ही कुड एक्सचेंज कॉटन विथ अनदर फार्मर। तो एक किसान दूसरे किसान से, एक फार्मर दूसरे फार्मर के साथ कॉटन एक्सचेंज करेगा, तो ये कॉटन देगा तो उसके पास मानो व्हीट है, तो कॉटन के बदले व्हीट, कॉटन माने तुलो, व्हीट माने गेहूं, ओके। हाँ बोल सर, हाँ बोल। তবে বাটার সিস্টেমে পরবর্তীকালে প্রবলেম হয়ে গেছিল কি এটা ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রবলেম হয়ে গেছিল যে মেজারমেন্ট করাটা। हाँ वेरी गुड सर, मेजरमेंट प्रॉब्लम, वही 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 चीज बताऊंगा, वेरी गुड सर, एकदम राइट पॉइंट समझा सर, मेजरमेंट प्रॉब्लम हो रहा था। वेरी गुड सर। देखो सर, वही वही चीज आगे बताऊंगा सर कि वाटर सिस्टम में मेजरमेंट इश्यूज कैसे आया। तो देखो, कॉटन के बदले में व्हीट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वेरी गुड सुमित, कॉटन के बदले में व्हीट। सिमिलरली फार्मर हु हैज ऑरेंजेस, मानो किसी के पास ऑरेंज है किसी के गार्डन में, तो वो क्या करता था, अपना ऑरेंज, ऑरेंज के बदले सपोज exchange the orange he has harvested with someone who agrees to wash his cows। मैंने अगर कोई मेरा गाय को साफ कर देगा, वॉश कर देगा, ठीक है, जैसे गाय को धोते हैं ना सर, स्नान कराते हैं, ठीक है, या शिप को, ठीक है, या बकरा को, तो बदले में मैं उसको ऑरेंज दूंगा, इस तरह का। इवन जब इकोनॉमी फंक्शन नहीं करता तो बार्टर सिस्टम ऑटोमेटिक चल जाता है, जानते हो। जब कोई आज के डेट में जब इकोनॉमी फंक्शन नहीं करता है तो बार्टर सिस्टम ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। रिसेंटली आप लोग बता सकते हो कि एक कुछ इकोनॉमी है सर वर्ल्ड में जहां पर पैसा का वैल्यूएशन खत्म हो चुका है अप्रोक्स,
ठीक है। वेलिजोनिया हाँ सर, हाँ वेलिजोनिया। सर, वेरी गुड सर, आप लोग रिसर्च कर सकते हो। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, एकदम कोई 2000 साल पुराना बात नहीं कर रहा हूँ या 5000 साल पुराना बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट डे, एंड इन अ प्रेजेंट डे जस्ट ट्राई टू गूगल द इकोनॉमी ऑफ वेनेजुएला। ऐसे तो श्रीलंका तो আছে। ऐसे तो ऑयल का माइंस है। श्रीलंका इतना खराब हालत नहीं है, बट हाँ कुछ दिन पहले बहुत खराब हो गया था, अभी भी प्रॉब्लम है, बट नॉट लाइक वेनेजुएला। वेनेजुएला का इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है सर, इवन 1000% इन्फ्लेशन हो गया था, और वहां पर पैसा का कोई मोल नहीं है। मतलब जो करेंसी है ना वेनेजुएला में, कोलंबिया में भी, ठीक है, कोलंबिया में भी करेंसी ना लोग ऐसे फेंक के जा रहे हैं, रास्ते में पड़ा हुआ है नोट, नोट का बंडल रास्ते में पड़ा हुआ है। करेंसी का जो बंडल होता है ना 500 का, जैसे हमारे देश में होते हैं, रास्ते में लोग फेंक के जा रहा है, किसी को पैसा नहीं लेना है। तो जब पैसा का कोई मोल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बार्टर सिस्टम इज द ओनली वे टू তবে सर्वाइव। এইরকম যদি তবে এরকম যদি সিস্টেম চালু হয়ে যায় ইকোনমিতে, বাটার সিস্টেম পুরোনো, তো এই ইকোনমি ঘুরে দাঁড়াতে তো মানে বহুত বছর লেগে যাবে ऑब्वियसली सर, অলমোস্ট। ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसे इसलिए एक इकोनॉमी जो होता है ना सर, इसको चलाना इतना आसान नहीं होता। इनके पास इतना तेल है फिर भी नहीं चला पा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है सर? वेर इज द प्रॉब्लम, वेर इज द इशू? वही समझना है, वही तो समझना है। इतना सारा एसेट लेके भी क्यों नहीं संभाल पा रहा है? तो इकोनॉमी चलाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इट्स लाइक जैसे घर चलाते हैं ना, घर चलाना इज नॉट अ वेरी जो, घर में जो बड़े होते हैं ना उनको पता होता है घर कैसे चलता है। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर कि बाटर सिस्टम, आप बोलोगे सर पुराना बात कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पुराना बात नहीं कर रहा हूँ। इवन प्रेजेंट डे में भी जिम्बाब्वे में हालत हुआ था, श्रीलंका में, पाकिस्तान में भी सिचुएशन खराब हुआ हो गया था सर। इवन अगर आप इन्फ्लेशन रेट भी चेक करो कंट्री वाइज, देख लो एक बार, अपडेट ही देख लो, आपको आइडिया लगेगा। इन्फ्लेशन से पता लगता है महंगाई का, और महंगाई जितना ज्यादा होगा ना, आप समझ लो कि वहां का इकोनॉमी बार्टर सिस्टम के बिना चल ही नहीं पाएगा। टू मच इन्फ्लेशन अगर किसी कंट्री में है, तो समझ लो कि वो बार्टर के बिना सरवाइव नहीं हो पाएगा, पैसा का कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा, कोई नहीं उठाएगा पैसा, गिरा के चले जाओ कोई नहीं उठाएगा। जैसे ये देखो। তবে এতে তো সরকারেরও হোল্ডিং আছে না, রেপো যদি অত্যাধিক হারে যদি বেড়ে যায়, তাহলেও তো বাটার সিস্টেমও চালু হয়ে যাবে। हाँ, तो वो क्यों बढ़ाएगा ना, जब इकोनॉमी में मैंने बेसिकली मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं क्यों बोला, ये देखो वेनेजुएला में 1588% আর का এটা পুরো इन्फ्लेशन है सर। ফুললি তো, যদি গ্লোবাল ইকোনমি যদি হয় তাহলে তো এটা তো পুরো ফুললি ডিপেন্ড করবে জিডিপির ওপরে না। ऑब्वियसली बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है, ये देखो जिम्बाब्वे का देखो 92%। इसका मतलब इतना है कि आज अगर आपकी पॉकेट में 1 रुपी है, ठीक है, পাকিস্তান तो 29, हाँ এটা পাকিস্তান 29 हाँ ইনফ্লেশন রেট। 29 यस सर, 29% इन्फ्लेशन है। मैंने आज अगर आपके पास 100 रुपया है, तो नेक्स्ट ईयर ये पैसा का दाम 29 रुपीज में पाकिस्तान में गिर जाएगा, मतलब इसका वैल्यूएशन 70 हो जाएगा। या फिर इसको उल्टा सोचो कि आज किसी चीज को परचेस करने में अगर आप टुडे अगर 100 रुपीज खर्चा करना पड़ता है, तो एक साल बाद उसी चीज के पीछे आपको 130 टका खर्चा करना पड़ेगा। और वेनेजुएला में उसी चीज के पीछे आपको 1588 रुपया नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा, जिसका दाम आज 100 रुपीज है। टुडे 100 इक्वल्स टू नेक्स्ट ईयर 1588। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, अब ज्यादा मेरे को इसमें नहीं जाना है सर, ठीक है, क्योंकि एक अलग ही डिस्कशन है, इकोनॉमिक्स का डिस्कशन है, मैं इतना नहीं जा सकता। लेकिन आपको समझाने के लिए ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो टॉपिक में हम लोग आ गए ना सर, ये करेंसी, कमोडिटी, एज वेल एज इंटरेस्ट रेट, ये पूरा खेल खेलेगा सर इकोनॉमी के साथ। तो प्लीज इतना भी कठिन नहीं है, इट्स नॉट टफ, बस इंटरेस्ट आना चाहिए। टफ नहीं है, बस इंटरेस्ट आना चाहिए। मैं आशा करूंगा कि आपको इंटरेस्ट बिल्कुल जनरेट होगा, और आप ट्रेडिंग भी बढ़िया कर पाओगे और बहुत पैसा कमाओगे सर, गारंटी है। अच्छा आगे देखो, जो बात सुमित ने उठाया था कि सर बार्टर सिस्टम में जैसे क्या है कि एज्यूम अ फार्मर हैड 5 बेल्स ऑफ कॉटन। बेल्स माने बेसिकली कॉटन का जो रोल होता है उसे बेल्स कहते हैं। मानो एक फार्मर्स के पास 5 बोरा या बस्ता कॉटन है, एंड ही वांट्स टू बार्टर कॉटन विद समवन सेलिंग कैटल। ठीक है, कोई कैटल सेल कर रहा है, मैंने गाय भैंस सेल कर रहा है। एज्यूमिंग 2 बेल्स इक्वल्स टू 1 काउ, मान के चलो कि 2 बोरा
कॉटन मैंने तुला का 2 बस्ता, ठीक है, इक्वल्स टू 1 गाव मैंने 1 काउ। आफ्टर द बाटर ही वुड लेफ्ट विथ 2 काउ, तो बाटर के बाद उसके पास 2 काउ होगा, उसके पास 2 मैंने बेसिकली कॉटन का बस्ता होगा एंड अ बेल ऑफ कॉटन। बाटर के बाद 2 काउ उसके पास बचा हुआ है और 5 बेल्स ऑफ कॉटन उसने दिया है। तो क्या बताते सर, एक फार्मर के पास 5 बेल्स ऑफ कॉटन है एंड ही वांट्स टू बाटर कॉटन विद समवन सेलिंग कैटल अज्यूमिंग 2 बेल्स इक्वल्स टू 1 काउ, यानी 2 बोरा कॉटन इक्वल्स टू 1 काउ है। ये प्रॉब्लम देखो सर, आफ्टर द बाटर ही वुड लेफ्ट विथ 2 काउज एंड अ बेल ऑफ कॉटन, एक ही बेल ऑफ कॉटन है। बेल माने कॉटन का जो रोल होता है उसे बेल कहते हैं। So he would certainly not get half a cow for 1 bale of cotton. ना ऑब्वियस बात है कि एक बेल कॉटन का मतलब, यानी अगर 2 बेल माने एक काउ होगा, बात को समझे, यानी किसी के पास 2 कॉटन का बस्ता है तो 2 बेल इक्वल्स टू अगर 1 काउ है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1 बेल कॉटन इक्वल्स टू हाफ काउ? কিন্তু এটা তো কেটে বিক্রি করা পসিবল না। पॉसिबल तो नहीं है ना, कैसे दोगे आधा काउ, कैसे दोगे, नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि ये तो कैटल बेच रहे हो सर, है ना, कोई आपको मीट वगैरह नहीं बेच रहा, ये कैटल कैटल का चल रहा है सर, हाफ काउ कैसे बेचोगे आप? तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली जब डिविजिबिलिटी इश्यूज आ जाएगा, मेजरमेंट इशू आ जाएगा। यही पॉइंट्स सुमित समझाने का मेरे को कोशिश कर रहा था कि सर वो मेजर नहीं किया जा सकता, तो क्यों नहीं किया जा सकता, उसका जवाब आपको मिल गया। तो ऐसा हजारों प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और भी चीजें हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी, एक तो डिविजिबल नहीं है ना सर, एक तो डिविजिबल नहीं है, दूसरा स्केलेबिलिटी वाज आल्सो एन इशू। स्केलेबिलिटी माने समझो सर, ये सब वर्ड्स के साथ अभी धीरे धीरे आपको कनेक्टेड होना पड़ेगा। The scalability was also an issue with the barter system. It required our farmer to travel from one part of the country to another part of the country to barter for goods of his choice. माने मानो हमारे पास अच्छा तुला बन रहा है, कॉटन बना रहा है, माने गुजरात या साउथ इंडिया में, कर्नाटका में कॉटन होता है, वो अपना कॉटन लेके दूसरे देश में जाएगा, फिर वहां से काऊ लेके आएगा। ये कैसे संभव है? अब मैंने मानो मेरे पास काऊ है, मानो इंडियन के पास अच्छा काऊ है, दूसरे कंट्री के पास कॉटन है, तो वो लेके जाएगा आएगा, इट्स अ वेरी टफ चीज हो जाएगा ना। तो स्केलेबिलिटी के हिसाब से ये थोड़ा मुश्किल है। ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री टू बार्टर फॉर गुड्स, इतना पॉसिबल नहीं है ऑलवेज। हाँ, आज ट्रांसपोर्टिंग अच्छा हुआ है, आज ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हुआ है, पर फिर भी हमेशा ये इतना अच्छा पॉसिबिलिटीज नहीं था ऑलवेज। सो बोथ दिस इश्यूज इवेंचुअली, आप सोचो 2000-3000 साल पहले जब ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, तब क्या करेगा? तब तो अपने लोकल एरिया में ही रहना पड़ेगा ना, कि भाई मैं जिस गांव से हूँ या जिस शहर में हूँ उसी के अंदर करना पड़ेगा। तो ये सब इश्यूज धीरे धीरे क्या हो रहा था सर, प्रॉब्लम बढ़ा रहा था। तो सिस्टम को इम्प्रूव करना था, मैंने बार्टर सिस्टम इज नॉट एनफ टू रन द कंट्री। बार्टर सिस्टम से इकोनॉमी का डेवलपमेंट रुक रहा था, आप नहीं बेच पा रहे थे, दूसरे स्टेट में नहीं जा पाओगे, दूसरे कंट्री में नहीं जा पाओगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है ना सर? अरे বাটার সিস্টেমে ইকোনমিকে ডেভেলপ করা যাচ্ছে না, बस लोकल মধ্যেই থাকতে হচ্ছে। यहीं पर बात आ गई सर गुड्स का, गुड्स फॉर मेटल। अब लोगों के अंदर क्या आया, बुद्धि आया, एक काम करते हैं, लोगों ने क्या किया, पब्लिक सोचा कि एक काम करते हैं कि हमें मेटल के बदले गुड्स लेना है। मेटल माने कोई भी एक वैल्यूएबल मेटल, जैसे कि गोल्ड हो या सिल्वर हो, ठीक है। गोल्ड या सिल्वर के बदले बेसिकली ट्रेड करना चालू किया। मानो मेरे मेरे पास कोई गुड्स है, मानो मेरे पास अगेन कॉटन का प्रोडक्शन है मेरे पास, और कॉटन का जरूरत आपको पता है। सो मैं कॉटन लेके जाऊंगा आपके पास, पर बदले में आप मुझे कोई गुड्स नहीं देंगे, कॉटन के बदले आप मुझे मेटल देंगे, और जो मेटल एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। बट ये भी एक प्रॉब्लम आ गया सर। देखो, पीपल ट्राई टू इन्वेंट ए कॉमन डिनोमिनेटर फॉर द एक्सचेंज, एक ऐसा कोई मेटल जो सब कोई सेम वैल्यू करे। तो कॉमन डिनोमिनेटर रेंज फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू मेटल्स, ठीक है। बट इवेंचुअली मेटल थ्राइव फॉर ऑब्वियस रीजंस, द मेटल वाज डिविजिबल। मेटल को डिवाइड कर सकते हैं, छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेटल मूव भी कर सकता है, आप मेटल को लेके जा सकते हो। एंड मेटल हैड नो इशू विद सेल्फ लाइफ, मेटल को आप लाइफ लॉन्ग रख सकते हो, है ना। मेटल क्यों लाया? क्योंकि मेटल का सेल्फ लाइफ बहुत है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा। कोई खराब क्या सर, मिट्टी में भी गाड़ दो तो वो जिंदा रहेगा, मेटल खराब नहीं होगा। सो फादर ऑफ ऑल मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर वर द मोस्ट पॉपुलर। तो ये एक ऑटोमेटिक चॉइस था।
तो इवेंचुअली दीज मेटल्स बिकम द स्टैंडर्ड फॉर ट्रांजैक्शन। धीरे धीरे गोल्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड हो गया ट्रांजैक्शंस के लिए। हम प्रोडक्ट लेके जाते हैं और बदले में सेम वैल्यूएशंस का मेटल लेके आते हैं, और इसी तरह से सबके पास ऐसा हो गया। The direct exchange between gold and silver and goods lasted for many centuries. मैंने 100 साल ऐसा चला है। लेकिन धीरे धीरे again problem started. People deposited gold, silver coins in safe havens. अब लोग इसको सेव करना चालू किए। जिसके पास जितना सोना आ रहा है वो उसको रख रहा है, और उसके बदले पेपर इशू करना चालू किया, गोल्ड पेपर, जैसे Hello? आज भी होता है ना। हाँ बोल सर। বলছি এই গোল্ডের গোল্ডের কনসেপ্টে যে তুমি যেটা বলছো, এই কনসেপ্টটাই তো পরবর্তীকালে ফিরে ব্যাংকিং সিস্টেমে চলে এসেছে। Exactly, যেটা তোমার, very good sir. হ্যাঁ, তো তোমার যে জমিদার বা যারা ছিল ওরাই হুম। গোল্ড রিজার্ভ রেখেছিল, কিন্তু এই হ্যাঁ। গোল্ডটা পরবর্তীকালে प्रॉब्लम हो गया। एग्जैक्टली यहीं पर खेल है। वेरी गुड सर, सुमित फिर से पकड़ा, वेरी गुड सर। देखो अब खेल यहीं पर है कि ये धीरे धीरे क्या हुआ, लोग गोल्ड को क्या करना, सेफ हेवंस में मैंने एकदम लॉकर में रखना चालू कर दिया। अब लॉकर में अपने घर पे रखने से तो मार्केट में और दिक्कत बढ़ रहा था। अब क्या हो गया कि पेपर, गोल्ड के बदले पेपर इशू कर दिया। गोल्ड पेपर अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ गोल्ड, and the paper derived its value, derive माने डेरिवेटिव, ओके। पेपर डिराइव इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन गोल्ड, माने ऐसा पेपर बनाओ जिसका वैल्यूएशन गोल्ड से जुड़ा हुआ होगा। तभी गवर्नमेंट भी गोल्ड बॉन्ड इशू करता है, बैंक भी आपको गोल्ड के बदले लोन देता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में पुराने टाइम पे गोल्ड का पेपर बन गया, माने गोल्ड का पेपर माने गोल्ड आप जमा करो, बदले में एक पेपर इशू करो, और उस पेपर को लेके आप इधर उधर घूमो। विथ टाइम सेफ हेवंस इवॉल्व टू बैंक्स, जो बात सुमित कर रहा था, यही सेफ हेवंस माने लॉकर या बैंक में जो है ना सर, उससे वो बैंक में बदल गया, एंड पेपर ट्रांसफॉर्म टू डिफरेंट करेंसीज, और वही पेपर अलग अलग करेंसी में बदल गया। परहैप्स दिस वाज द स्टार्ट ऑफ बुक एंट्री ऑफ द करेंसी सिस्टम। इसी तरह से गोल्ड क्या हुआ, धीरे धीरे पेपर में, और पेपर धीरे धीरे पैसा में बदल। बोलो सर, एकदम बच्चा जैसा कहानी है, पर ये कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पैसा कमाने निकले हैं सर, पर पैसा कैसे बना ही नहीं पता, तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे। पैसा कमाने निकले हैं, पर पैसा कैसे बना अगर यही नहीं पता, तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे। ठीक है, ये बात को याद रखना। अब आगे देखो सर, अब आता है गोल्ड स्टैंडर्ड। अब धीरे धीरे ना सिल्वर का मार्केट थोड़ा खराब हुआ, गोल्ड का ही बोलबाला अभी भी बना हुआ है सर। ओवर टाइम डोमेस्टिक ट्रेड फ्लोरिस्ड, ठीक है, मैंने डोमेस्टिक मैंने लोकल एरिया में, across borders also flourished, economic sense prevailed, merchant realized producing everything locally did not make sense। merchant धीरे धीरे लगा कि सारा चीज लोकल में बनाएंगे, मैंने अपने ही देश के अंदर करेंगे तो उतना सेंसिबल नहीं हो रहा है। merchant started exploring cross border trade, माने अपना देश छोड़ के या अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट, दूसरे देशों में जाना स्टार्ट कर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, धीरे धीरे गुड्स का एक्सपोर्टिंग चालू हुआ। ठीक है, मेरा चीज तुम लो, तुम्हारा चीज मैं लेता हूँ। This also meant merchants transacting across the border also required to pay for it in a currency that was acceptable across the border. Point to be noted. अब आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जो across border हर कोई ले। आप अपने डोमेस्टिक के अंदर तो मेटल को स्टैंडर्ड कर दिए कि भाई मेरे देश में ये इतना सोना का इतना मतलब है, सोना के बदले भी पेपर इशू कर दिए, ठीक है, वो उस कंट्री के लिए ठीक है। लेकिन दूसरा कंट्री, मानो इंडिया जो सोच रहा है, क्या जापान भी वही सोच रहा है? इंडिया जो सोच रहा है, क्या अरब भी वही सोच रहा है कि क्या अरब, क्या इंडिया जिस पर्टिकुलर चीज में करेंसी पे करेगा, क्या अरब उसको लेगा? क्या इंडोनेशिया उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या चाइना एक्सेप्ट करेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अफ्रीका, जितना देश के साथ हमारा ट्रेड होता था, ठीक है, तो क्या ये एक्सेप्टेंस होगा सर? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आया सर। जब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलप होना चालू किया, तो ये बड़ा क्वेश्चन हुआ कि सर इंटरनेशनली एक ऐसा करेंसी कैसे डेवलप करें जो करेंसी को ओवरऑल एक्सेप्टेंस मिले। अब इसी में गोल्ड स्टैंडर्ड का एंट्री हुआ। ध्यान से सुनना अगला 10 मिनट। This also meant merchants transacting across the border also required to pay for it in a currency that was acceptable across border। तो बिजनेसमैन का क्या है ना, कि ऐसा करेंसी बनाओ कि अक्रॉस बॉर्डर कोई भी उसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे आज के डेट में यूएस डॉलर एक ऐसा पर्टिकुलर करेंसी डेवलप हुआ है, पर उसमें भी कुछ इश्यूज है, मैं आता हूँ। बैंकिंग सिस्टम भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, बढ़ना चालू किया समवेयर अराउंड द लेट 19th सेंचुरी, मैंने अराउंड 1800 समथिंग, ठीक है। एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गोल्ड, एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गोल्ड, सिल्वर नहीं, गोल्ड,
गोल्ड के बदले गुड्स, यही सिस्टम बना और वही एक नॉर्म बन गया। नॉर्म माने रूल, नॉर्म माने रूल। वैल्यूइंग द लोकल करेंसी अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ गोल्ड वाज कॉल्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड। माने आपका लोकल करेंसी, लोकल माने उस पर्टिकुलर कंट्री का करेंसी गोल्ड के हिसाब से कितना वैल्यूएबल है, लोकल करेंसी का वैल्यूएशंस एज पर गोल्ड, एज पर गोल्ड, इसे कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। माने इंडिया का करेंसी गोल्ड के हिसाब से कितना वैल्यूएबल है, अमेरिका का करेंसी गोल्ड के हिसाब से कितना वैल्यूएशन है, ये मैटर चालू हुआ। यूरोप का कितना वैल्यूएबल है। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। अब आगे का कहानी देखो सर। अब धीरे धीरे फिर से थिंग्स प्रोग्रेस्ड, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज्ड, वर्ल्ड वॉर आया, सिविल वॉर आया, कोल्ड वॉर आया, एंड सो डिड इकोनॉमिक सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड। आज भी चल रहा है, कुछ नहीं बदला है, कहानी वैसा ही चल रहा है। When it came to cross border transaction, जब कंट्री क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देयर वाज एन अर्जेंट नीड फॉर मर्चेंट टू ट्रस्ट वन करेंसी। किसी एक को तो भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। एंड वैल्यू देयर ओन करेंसी अगेंस्ट दैट करेंसी, अपने करेंसी का वैल्यू उसके हिसाब से करना। एंड दिस वाज व्हेन द ब्रिटन वुड सिस्टम बोल के एक सिस्टम बना, किसी ने डेवलप किया था, उसको ब्रिटन वुड सिस्टम कहते हैं, केम टू द पिक्चर। एंड यू कैन रीड मोर अबाउट दिस इन गूगल, आप कर सकते हो ब्रिटन वुड सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटन वुड सिस्टम क्या है। Here is a simplified version of BWS या Bretton Woods system. The BWS was a way of defining the monetary relationship between the country. हर कंट्री के बीच में मॉनेटरी माने पैसा को लेके सब कंट्री के बीच में क्या संबंध रहेगा, जहां पर करेंसीज वर पिक्ड टू USD at a fixed rate, while the value of USD itself was marked against the value of gold. समझो सर, हर करेंसी को US डॉलर के साथ फिक्स किया जाए, US डॉलर को सुप्रीम माना जा रहा है, लेकिन और US डॉलर जो खुद गोल्ड के बेसिस में डेवलप किया गया। ध्यान से सुनना, US डॉलर को गोल्ड के बेसिस में किया जाएगा और US डॉलर को एक फिक्स्ड करेंसी की तरह हर करेंसी के वैल्यूएशन करने के लिए, मैंने इंडिया का रुपीस कितना स्ट्रांग है उसका वैल्यूएशन करेंगे US डॉलर से। यूरोप का कैसा है USD के हिसाब से, आपका स्विट्जरलैंड का कैसा है, चाइना का युआन का कैसा है, जापान का युआन का कैसा है, सब कुछ वैल्यू करेंगे USD की तरफ से। और खुद USD गोल्ड की बेसिस में वैल्यूएशन किया हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड। खेला इतना ही नहीं है, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम इतना आसान नहीं है, सुनो ठीक है। अब देखो, करेंट कंट्री एक्सेप्टेड दिस सिस्टम विद रूम फॉर 1% वेरिएशन आइदर साइड। अब सभी कंट्री इसको एक्सेप्ट किया, पर 1% वेरिएशन हो सकता है, 1% इधर उधर हो सकता है वेरिएशन मतलब टोटल वैल्यूएशंस में। अगर US डॉलर के हिसाब से यूरो के हिसाब से US डॉलर का 1% का वेरिएशन रखा कि मे बी 1% इधर उधर अप एंड डाउन हो सकता है अगेंस्ट द पेग्ड वैल्यू, माने जो वैल्यूएशंस हम बढ़ा रहे हैं या बना रहे हैं। Needless to say, with BWS in place, the USD become the currency the world transacted in. बात को समझे, US डॉलर को एक स्टैंडर्ड करेंसी फॉर्म माना गया 18th सेंचुरी में, ठीक है, 19th century. The BWA is in a place, the USD become the currency the world transacted in, and USD was backed by gold. US डॉलर जो एक खुद गोल्ड से बैक किया गया है, माने गोल्ड के बेसिस में US डॉलर का वैल्यूएशन है और US डॉलर के बेसिस में बाकी सभी करेंसीज का वैल्यूएशन है। लेकिन सर दुनिया में एक प्रॉब्लम समझते हो ना, ये जो डेवलप कंट्रीज का जो चोंचलाबाजी है ना यही प्रॉब्लम कर गया। माने अमेरिका को बड़ा बनाया गया, अमेरिका का दादागिरी। लेकिन सर अमेरिका दादा बने, कभी भी यूरोपियन नेशंस, रशिया चाहेगा क्या, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कि भाई तुम अकेला कैसे कर सकते हो, जापान तुम्हारा ही करेंसी सुप्रीम है, ये कैसे मान ले, हम भी सुप्रीम हो सकते हैं। हाँ सर, तुम भी गोल्ड में बेस किए हो और उसके बेसिस में हमारा बेस कर रहा है, तो कोई भी ना छोटा नहीं होना चाह रहा है। तो US डॉलर का ये जो सुप्रीम हीरोइक नेचर, ये सब देश को ना सहन नहीं हो रहा था। तो डेवलप कंट्री स्लोली विथड्रू फ्रॉम द BWS सिस्टम एंड धीरे धीरे BWS बिकम हिस्ट्री। अब ये सिस्टम और नहीं है, ये जो 1% वेरिएशन थी, ये लास्ट 100 साल पहले या 50, 60, 70 साल पहले था,
बट नाउ इज अभी नहीं है। अब क्या हुआ सर? तो फिर प्रेजेंट कंडीशंस क्या है? देखो सर, हम लोग धीरे धीरे करेंसी में आ रहे हैं, बात को समझो। यानी बेसिकली डेवलप्ड नेशंस का क्या कहना था, यूरोपियंस का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का क्या कहना है कि भाई तुम खुद तो गोल्ड पे बेस हो, तुम्हारा आधार गोल्ड है, हम लोगों का भी आधार गोल्ड ही है, तो फिर तुम्हारा आधार अगर गोल्ड है, मतलब तुम्हारा बेस अगर गोल्ड है, तो फिर तुम सुप्रीम कैसे हुए? सुप्रीम तो गोल्ड ही हुआ ना। So countries adopted a more market-driven approach, and the market decided the value of one currency against the other. अब बेसिकली इसको ओवरऑल मार्केट डिमांड सप्लाई में छोड़ दिया जाए। मार्केट विल डिसाइड कि किसका वैल्यू क्या है। बेसिकली प्योर डिमांड सप्लाई, किसका किसका करेंसी का सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई उसी का ज्यादा होगा। आज भी जो डॉलर का मार्केट में बोलबाला है, इसके पीछे रीजन यही है कि अभी भी अमेरिका इंटरनेशनली अच्छा ट्रेड बना के रखा है सर। इंटरनेशनली अमेरिका वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा ट्रेडिंग करता है, बिजनेस करता है, इकोनॉमी भी बड़ा स्ट्रांग है इनका। दैट इज द रीजन कि ये अभी भी डिमांड के एंगल से अगर देखो कि अमेरिका बिजनेस में बहुत ही अच्छा कर रहा है, इसलिए अभी भी यूएस डॉलर का मार्केट डिमांड काफी हाई है, सप्लाई भी हाई है। इवन आउट ऑफ पॉपुलर 7 माने 7 कंट्री का अगर आप करेंसी देखो, उसमें से 6 बार यूएस डॉलर प्राइम में पोजीशंस पे आ जाते हैं। सो वो तो देखो सर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी साइंटिफिक भी है कि भाई कौन प्राइम है, कौन सुप्रीमो है, ये डिमांड सप्लाई पे तय करो। फिक्स कैसे कर सकते हैं? मार्केट में सबको जगह दो। कल अगर यूएस का मार्केट गिर जाए तो फिर चाइना आ सकता है, क्योंकि चाइना, और इसी का तो डर है यूएस को, क्योंकि अभी चाइना इज द कंट्री जो दुनिया भर में ट्रेड करता है, हर किसी के साथ इसका ट्रेड चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, और यूएस को बहुत बड़ा डर है कि चाइना उसको क्रॉस ना कर ले, और धीरे धीरे हो भी रहा है। अफ्रीकन नेशंस में चाइना का बहुत अच्छा दबदबा है, पाकिस्तान में तो है ही। बात समझ में आ रहा है सर? आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो ना बात को? हाँ, ये सबाई बुझते पारছে কি পারছে না? अल्टीमेटली बात कहाँ जा रहा है? हाँ सर। करेंसी का लड़ाई चल रहा है सर। तो ये जो BWS में यूएस डॉलर को फिक्स माना गया, इसको यहाँ से विथड्रॉ किया गया, और मार्केट ड्रिवन अप्रोच, the market decided the value of one currency against the other, and market drives the value of currency based on the political and economic landscape of a country versus the other. ये पूरा मार्केट ड्राइव जो है ना, ये बेसिकली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप में डिपेंड करेगा कि कौन किसके साथ क्या करेगा, यानी बेसिकली किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका क्या है। अब इसी के लिए हम लोग ये जो क्लास कर रहे हैं ना सर, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो डिस्कशन है ना, इसका कहानी यहीं से शुरू होता है सर। 1 घंटा बैकग्राउंड करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में, जिसके लिए आप लोग इतना मैंने चाहत है आप लोगों का कि सीखे फॉरेक्स को। इस इंटरनेशनल करेंसी मार्केट को फॉरेक्स कहते हैं। इसी के ऊपर सेबी भी NISM करा रहे करेंसी डेरिवेटिव, आप लोग भी कर लो सर, बैठी गंगा में हाथ धो लो, पता नहीं कब क्या चीज काम आ जाए। जॉब मार्केट भी काफी पॉपुलर है। तो इंटरनेशनली द नेशनल करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम इज मैसिव। ये जो करेंसी में ट्रेड कितना होता है, अगर मैं आपको एक डेटा दूं, 2013 का डेटा देख लो और अभी का भी दिखाता हूं आपको। As per April 2013 survey conducted by Bank of International Settlements BIS, जो इंटरनेशनली बैंक का सेटलमेंट करवाते हैं, साइज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट स्टैंड्स 5.4 ट्रिलियन डेली बेसिस में। Here is the link of the detailed report, छोड़ो उसको। My guess is 5.8 to 6 trillion as on April 2016, and if you can imagine, this is roughly 20% higher than the entire Indian annual GDP. इंडिया का जो एनुअल GDP है, उससे भी 20% ज्यादा डेली ट्रेड होता है। लेकिन सर ये डेटा 5.6 ट्रिलियन नहीं है, अभी इससे भी ज्यादा है। करंट डेटा मेरा एक क्लास नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड बिगिनर्स गाइड में मैं आपको बताऊंगा कि आज के डेट में एकदम लेटेस्ट डेटा है सर। इसमें ये देखो, $7.5 ट्रिलियन 2022 का डेटा है, 7.5 ट्रिलियन 2022 का डेटा बता रहा है सर, 7.5 ट्रिलियन का डेली बेसिस में ट्रेड होता है करेंसी में।
अक्रॉस ग्लोब। जो इंडियन जीडीपी का आप हिसाब लगा लो, 3 ट्रिलियन का इंडियन जीडीपी है, 3.2, 3.5 ही मान के चलो, अगर डबल से भी ज्यादा। इंडिया का पूरा टोटल एनुअल जीडीपी का इतना ज्यादा ट्रेडिंग होता है डेली बेसिस पे। अब आप समझ लो कि किस लेवल का वॉल्यूम होता होगा, किस लेवल का लिक्विडिटी होता होगा, और क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, और क्यों आप लोगों को जानना चाहिए। सो प्रोबेबली what really contributes to such massive trading is the fact that currency market chase the sun. करेंसी मार्केट सन को चेज करता है, मतलब किसको धावा करता है सर? सूरज को। क्यों? बिकॉज करेंसीज आर ट्रेडेड अक्रॉस ऑल द मेजर मार्केट। ये पूरा मेजर मार्केट में ट्रेड होता है, ऑल इंफॉर्मेशन फ्लोज थीमलेसली। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों सूरज को चेज करता है, क्योंकि ये एक्चुअली डूबता नहीं है। करेंसी मार्केट 24 आवर्स 6 डेज इन अ वीक ओपन रहता है। इसको समझने का बड़ा सिंपल तरीका है। मार्केट सबसे पहले जैसे मार्केट ओपन होता है जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। व्हाट आई मीन, कीप द इंडियन मार्केट द रेफरेंस एंड थिंक अबाउट इट बिफोर इंडियन मार्केट्स आर ओपन। जब इंडियन मार्केट ओपन होता है उससे पहले ऑस्ट्रेलियन मार्केट डे टाइम माने वर्किंग टाइम चालू हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग एंड सिंगापुर मार्केट्स आर ओपन, क्योंकि उनके वहां पर सूरज पहले उठता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जब न्यू ईयर आएगा आपको पता लग जाएगा कि टाइम के हिसाब से किस तरह से वो लोग पहले जग जाता है। ये देखो सर, क्योंकि ये लोग जियोग्राफिकली एक सिमिलर लाइन में है, इसीलिए जापान में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सूरज पहले आता है, उसके बाद इंडिया में आता है, और उसके बाद यूरोप में जाता है, और उसके बाद यूरोप में, और उसके बाद अमेरिका में। तो ऐसे तो वर्ल्ड चेप्टी नहीं है सर, ये फ्लैट नहीं है। वर्ल्ड इज ए वर्ल्ड गोल है सर। तो इसलिए जब यहाँ पर सूरज उठा, जब सन उठा, उसके बाद जब ये लोग ढल रहा है, मिडिल में है, तब इंडिया में सन आया, ठीक है। फिर जब इंडिया का सन मिडिल में है तब यूरोप ओपन हो गया, क्योंकि यूरोप इंडिया से 5.5 घंटा पीछे है, ठीक है, ये 5.5 घंटा पीछे है। फिर जब ये लोग उठा, माने इनका टाइम चालू हुआ, तब अमेरिका ओपन हुआ, माने ये लोग जब मिड पीरियड में, तब अमेरिका ओपन होता है। एक ऐसा कॉमन टाइम आता है जब सारे मार्केट एक साथ ओपन रहते हैं, तब मार्केट देखने लायक होते हैं, तब मार्केट देखने लायक होते हैं। मैं आपको धीरे धीरे सब चीजों के साथ कनेक्ट कराऊंगा सर। तो इसीलिए बोलते हैं सर कि ये मार्केट सन को चेज करते हैं। किसको? सन को, क्योंकि ये डूबता ही नहीं है, सिर्फ एक दिन ऑफ रहता है सर। इसलिए बोला सर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, सिंगापुर मार्केट्स आर ओपन and we get some overlap with these markets. While Southeast market closes, Indian market would have just warmed up, ठीक है, and Middle Eastern market opening up, ठीक है। This leads to European market opening, London, Frankfurt, and Paris being the financial nerve of the Central Europe. In fact, Indian markets are situated in a sweet spot as our time zone overlaps with major Southeast Asian markets and the European markets. So finally, US market open, followed by Japanese market. And the cycle continues 24 hours a day, 6 days a week. Having said that, the most active time for currencies is when US, UK, Japan and Australian markets are open. जब सारा मार्केट एक साथ ओपन रहता है ना, तो मार्केट में एक अलग ही लेवल का रौनक रहता है, अलग ही लेवल का वॉल्यूम रहता है, और उस पीरियड में अच्छा ट्रेडिंग गेन होता है। तो वो टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ट्रेडिंग करने की। बताऊंगा सर, लाइव मार्केट में बताऊंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट कर जाओ, जस्ट बैकग्राउंड देख लो कि क्यों होता है, किस लिए होता है। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। सो हु आर दीज पीपल ट्रेडिंग करेंसीज? कौन है ये लोग जो करेंसी में ट्रेड करता है, एंड व्हाई आर द नोशनल वैल्यू सो क्रेजी, ठीक है, इतना क्रेजी क्यों है लोग इसके पीछे। मोर इंपॉर्टेंटली, हाउ आर करेंसीज ट्रेडेड, करेंसी कैसे ट्रेड होता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा सर। सो इक्विटी मार्केट जैसे शेयर मार्केट, पार्टिसिपेशन इन फॉरेक्स इज नॉट जस्ट restricted to investors and traders. The participants in foreign exchange markets are many. जैसे इसमें बैंक यहाँ पर आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स, बेसिकली इसीलिए बैंक में जॉब होता है सर। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि करेंसी पढ़ने के बाद आपको बैंक में भी नौकरी मिलता है। करेंसी का नॉलेज होगा, करेंसी के सर्टिफिकेशन होगा, लाइसेंस रहेगा, आपको बैंक में भी मौका मिलेगा। दैट्स वाई, बिकॉज इसमें पब्लिक क्या ट्रेड करता है उससे ज्यादा तो बैंक करते हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स करते हैं, ट्रेवलर्स भी करते हैं, एंड ऑफ कोर्स ट्रेडर्स, हम आप जैसे लोग। And each of these participants has their own agenda. सबका अपना अपना एजेंडा है। While participating in the forex market, अगर आप ट्रैवलर हो
और आप अगर आप फॉरेक्स में डील करके कुछ गेन कर लेते हो तो आपका ना वो जो विदेश घूमने का जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है ना वो उठ जाता है। अमेरिका जाने से पहले अमेरिकन डॉलर में कुछ ट्रेड कर लो, कुछ कमा लो, तो देखना आपका काफी पैसा एक्स्ट्रा सेव हो जाएगा। सिखाऊंगा कैसे होता है। एंड नाउ फॉर एग्जांपल द कॉर्पोरेट में भी बाइंग, कॉर्पोरेट में बड़ी बड़ी कंपनी बाइंग सेलिंग यूएस डॉलर टू हेज देयर ऑर्डर बुक। हेजिंग करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, कंपनीज ना अपने ऑर्डर बुक को लॉस को बचाने के लिए हेज भी करते हैं। तो हेज फंड का बड़ा यूज होता है करेंसीज में। आपको पता है हेजिंग क्या होता है, मैं स्टॉक मार्केट में सिखाया। ट्रैवलर में भी बाइंग यूएस डॉलर फॉर हिज ट्रैवल एक्सपेंसेस, अपना ट्रैवल एक्सपेंस उठाने के लिए ट्रेड कर रहा है यूएस डॉलर में। एट द सेम टाइम द ट्रेडर में भी जस्ट स्पेकुलेटिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द करेंसी। वो सोच रहे हैं कि बढ़ेगा तो मैं थोड़ा पैसा कमा लूंगा। एंड ऑब्वियसली सिंस पार्टिसिपेशन कम्स इन फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स, मैंने अलग अलग लेवल से आ रहा है, द वॉल्यूम्स आर ड्रिवन अप, इसलिए वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग इज हाईली लिवरेज्ड। अच्छा, इसके लिए ना आपको आपके ब्रोकर के तरफ से काफी लेवरेज भी मिलता है। मैंने आपको ना बेसिकली मार्जिन ऑफर किया जाता है, ओवरऑल वैल्यू से भी ज्यादा मार्जिन देता है आपको। मैंने बेसिकली स्टॉक में इतना मार्जिन नहीं है। आप सोचो ना, मैं आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में ही कि 80,000 84,000 का कॉन्ट्रैक्ट के पीछे आपको ओनली 1,600 रुपीज देना पड़ रहा है। फॉर ट्रेड, फॉर द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 83,000 यू जस्ट नीड टू पे 1,600 ओनली टू स्टार्ट योर ट्रेड। तो जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा स्कोप है। और आपको पैसा और ऑफर करेगा, जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे ना आपको और मार्जिन ऑफर करेगा कस्टमाइज करके, डिपेंड ऑन यू। तो काफी मार्जिन ऑफर होता है। अच्छा, ज्यादा मार्जिन ऑफर करना ट्रैप भी हो जाता है किसी किसी के लिए, तो इसलिए बिना जाने नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मार्जिन को अच्छे से यूज कर लेते हो जो आपको ब्रोकिंग फर्म की तरफ से दिया जाता है, तो आप इस मार्केट में काफी पैसा कमा सकते हो। ऐसे तो फॉरेक्स मार्केट का कोई सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं है। देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल एक्सचेंज where forex transaction takes place। जैसे हमारे देश में शेयर मार्केट का एक बीएसई एनएसई होता है ना, बीएसई का निफ्टी होता है, एनएसई का सेंसेक्स होते हैं। सेंट्रल, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इसका कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज तो नहीं है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग हेडक्वार्टर है, जैसे कि इंडिया में एनएसई में होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इसका कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं है, इसीलिए हम लोग फॉरेक्स करेंसी को बॉर्डरलेस कहते हैं। इट्स अ बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर एंड मेकिंग इट बॉर्डरलेस। आपको बॉर्डर का चिंता नहीं करना है, बस ट्रेड करो। अमेरिका जाना नहीं है, पर अमेरिकन वैल्यूएशन से ट्रेड करो। आगे आगे ट्रेडिंग सिखाऊंगा सर, ये तो आज शुरुआत है। एक बात सर, ये जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगा ना नेक्स्ट वीक से हम लोग और डेप्थ में जाएंगे। फिर धीरे धीरे एक दिन आएगा कि आप लोग बाई सेल भी चालू कर दिए हो, सब कुछ चालू हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। हार्डली 1 मंथ, फिर देखोगे कि बन गए, काफी कुछ सीख गए। फिर शेयर छोड़ के आप लोग शायद इसी के पीछे पड़ जाओगे। करेंसी पेयर में ट्रेड होता है, मैं आपको पहले ही बोला था कि इसका अकेला का कोई दम नहीं है। कोई ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यूएस डॉलर परचेस करके कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ट्रेडिंग करेंसी इज टू ट्रेड द करेंसी एज ए पेयर, जोड़ा में होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द पेयर कीप्स फ्लक्चुएटिंग एज द ट्रेड फ्लोज थ्रू। दोनों पेयर का जो वैल्यूएशन है वो चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल ऑफ पेयर, जैसे हमारे देश में यूएसडी आईएनआर है सबसे पॉपुलर, जीबीपी आईएनआर भी हो सकता है, जापानी येन आईएनआर भी हो सकता है। आपको एनएससी के साइड में मिल जाएगा कि इंडिया में पॉपुलरली क्या क्या है। मेनली ओवरऑल 6 परमिटेबल है, पर 4 में ज्यादा होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनना है सर, जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं बेस करेंसी बाय कोटेशन करेंसी। जैसे अगर ऐसा लिखा है यूएसडी आईएनआर, इसका मतलब है कि बेस करेंसी है यूएस डॉलर और आईएनआर है कोटेशन करेंसी। और जो वैल्यू है, जैसे मानो अगर 83 वैल्यू दिखा रहा है ना, तो आप समझ लो कि ये बेस करेंसी बाय कोटेशन करेंसी का वैल्यू दिखा रहा है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि बेस करेंसी इज ऑलवेज फिक्स टू 1 यूनिट ऑफ ए करेंसी, एक यूनिट का दाम। जैसे कि $1 समान 1 इंडियन रुपीज, माने सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लाइक 1 यूएस डॉलर 1 इंडियन रुपी 1 यूरो। माने ऐसा भी होता है कभी कभी कि आईएनआर बाय यूएसडी हुआ, आईएनआर बाय यूएसडी हुआ, तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसमें आईएनआर बेस हो जाएगा ना, तब आप 1 इंडियन रुपीज में यूएस डॉलर का वैल्यू करोगे, 1 इंडियन रुपीज में यूएस डॉलर का वैल्यू करोगे, माने 1 रुपी इक्वल्स टू कितना यूएस डॉलर, ऐसा करोगे।
जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, एक यूएस डॉलर इक्वल्स टू कितना इंडियन रुपीस पता लग रहा है। ठीक है, पहले सिंपल रखो इसको, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, फिर धीरे धीरे देखना आदत हो जाएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। जैसे हम लोग जब भी देखते हैं ना, ट्रेड लेते जाएंगे, हमेशा ऐसे देखेंगे, देखो यूएसडी आईएनआर, इसका मतलब यूएसडी, यूएसडी क्या है सर, यूएसडी इज माई बेस बेस करेंसी करेंसी। और आईएनआर इज माई कोटेशन करेंसी। ठीक है, ऐसे जैसा रहेगा, अगर आईएनआर यूएसडी होगा तो आईएनआर बेस हो जाएगा, यूएसडी कोटेशन हो जाएगा। कनाडियन होगा तो मानो यूएसडी कैड, ऐसा है, यूएसडी कनाडा, तो यूएसडी हो जाएगा बेस, कनाडा हो जाएगा कोटेशन। तो सिंपल, एक को समझो बाकी समझ में आ जाएगा, एक को समझो बाकी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। अब देखो धीरे धीरे वो बहुत बात समझ आपको समझ में आता जाएगा, क्योंकि टेक्निकल बातें इजी होता है, इकोनॉमिकल बातें महंगा होता है सर। तो बेस करेंसी बाय कोटेशन करेंसी इक्वल्स टू वैल्यू, तो देयर आर थ्री पार्ट्स हियर। बेस करेंसी इज ऑलवेज फिक्स टू वन यूनिट ऑफ ए करेंसी, लाइक एनी काइंड, कंट्री का $1, 1 इंडियन रुपी, 1 यूरो, ऐसे। कोटेशन करेंसी refers to another currency which equate the base currency. So obviously it can be any currency apart from the base currency. मैंने यूएस डॉलर के साथ यूएस डॉलर का कोई बेस नहीं होगा, इंडियन रुपीस का बेस होगा, सिंपल बात। वैल्यू इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द कोटेशन करेंसी अगेंस्ट द बेस करेंसी। जैसे अगर ऐसा दिया है कि यूएसडी आईएनआर इक्वल्स टू 67, ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब निकालेंगे, जिसको कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, उसी के लिए बता रहा हूँ सर। जिनको पता है वो एड ऑन कर लो, बट मैं तो एकदम बिगिनर के लिए सिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैं यही मान के सिखा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आप जब भी देखोगे मार्केट में यूएसडी आईएनआर, तो इसका मतलब, अगर जैसे यूएसडी आईएनआर 67, तो इसका क्या मतलब है, द बेस करेंसी इज यूएस डॉलर, एंड जैसे कि मैं आपको बोला, एंड द बेस करेंसी इज ऑलवेज फिक्स टू वन यूनिट, so here this is the fixed to $1, so $1 equals to 67 Indian rupees, and quotation currency क्या है सर, INR, Indian rupees, so value is 67, which means 1 unit of base currency, that is 1 USD, the equivalent quotation currency is 67, in simpler term $1 equals to ₹67, that's it। ठीक है, अब आगे क्या देखना है सर, अब आगे ये देखना है कि कैसे ये 67 का वैल्यू, जब जब 67 से अगर दाम 67.5 हो गया, माने इंडियन रुपी का वैल्यू गिर गया, लेकिन अगर आप 67 में बाई करते हो और मार्केट अगर 67.5 में क्लोज होता है, तो आप 50 पैसा गेन करते हो। तो 1000 क्वांटिटी इंटू 50 पैसा, जितना होगा वो आपके पॉकेट में जाएगा, घर में एंजॉय कर लेना सर। सर सिमिलरली अगर 50 पैसा में गिर जाता है तो लॉस खा जाओगे और उतना एंजॉयमेंट कम हो जाएगा। लेकिन अब यही देखना है कि आप कैसे ट्रेडर बनते हो, कि कैसे आप सस्ता में बाई करते हो और महंगा में बेचते हो। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, शॉर्टिंग भी होता है, मैं आपको पहले भी बोला। नाउ लुक एट सर, ये देखो कैसे कैसे पेयर वैल्यू होता है इंटरनेशनल मार्केट में। देखो ये 2016 का डेटा है, रिसेंट डेटा थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा, बट एक आइडिया के लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल बड़ा काम आएगा सर। अब रिसेंट डेटा भी होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप लोग एनएससी के साइट में जाके आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट एनएससी में डेरिवेटिव में जाना, आपको सारा डेटा मिल जाएगा क्या चल रहा है। जैसे अगर बेस करेंसी यूरो है और कोटेशन यूएस डॉलर है, तो कैसे लिखा रहेगा, पेयर यूरो/यूएस डॉलर। पेयर वैल्यू कितना है, 1 टका 11, इसका मतलब 1 यूरो इक्वल्स टू 1 यूरो इक्वल्स टू, ठीक है, 1 यूरो इक्वल्स टू 1.11 यूएस डॉलर। समझ रहे हो सर, 1 यूरो इक्वल्स टू 1.11 यूएस डॉलर। जैसे यूरो ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होता है यूरो। सिमिलरली यूएस डॉलर जापानीज येन, यानी 1 यूएस डॉलर इक्वल्स टू 108.94 जापानीज येन। एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इक्वल्स टू 1.44 यूएस डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इक्वल्स टू 72 पैसा यूएस डॉलर। एक यूएस डॉलर इक्वल्स टू 1 टका 31 पैसा कनाडियन डॉलर। यूएसडी डिवाइडेड बाय /CHA, माने स्विस फ्रैंको कहते हैं सर इसको, स्विस फ्रैंको। इसका मतलब एक यूएस डॉलर इक्वल्स टू 0.99 स्विट्जरलैंड का फ्रैंको कहते हैं, स्विट्जरलैंड फ्रैंको। तो ये हो गया आपका पेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे जब आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्लेटफॉर्म में ट्रेड करोगे,
ठीक है। इंडिया में लीगल सर, इंडियन जितना कंपनी से आप इंडियन यूएस डॉलर इंडियन रुपीज में ही ज्यादा कर पाओगे। कभी कभी जापान का भी मिल जाता है, जीबीपी का भी मिल जाता है, अच्छा वॉल्यूम मिले तो ट्रेड लोग करते हैं, ठीक है। बट ज्यादातर यूएसडी आईएनआर इन आवर कंट्री। बट अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहां पर आपको मौका मिलता है, आप ये सब पेयर में भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये था सर आज का ओवरऑल डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ, आई होप सो, कि आप लोगों को बैकग्राउंड समझ में आया। हाँ सर, तो नेक्स्ट बिग क्वेश्चन सर कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे पेयर एक पेयर दूसरे पेयर को इन्फ्लुएंस करता है, ये सारा क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और उतना ही नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में ना मैं आप लोगों को एक पूरा बिगिनर्स गाइड दूंगा। बिगिनर्स गाइड माने कि फॉरेक्स मार्केट कौन चलाता है, फॉरेक्स मार्केट के पीछे कैसे ट्रेड होता है, कौन कौन इसमें है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। किस तरह से इसका पूरा का पूरा, माने वो हिस्ट्री नहीं है, वो बैकग्राउंड नहीं है, वो बेसिकली एक बिगिनर्स गाइड है। फॉरेक्स मार्केट जानने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में आप लोग मुझे पूछ रहे थे ना सर, इंटरनेशनली फॉरेक्स का ना अलग अलग टाइप का अकाउंट होते हैं, सॉरी। जैसे एक होता है माइक्रो फॉरेक्स अकाउंट, जिसमें आपको $1000 का ही ट्रेड करने देता है एक लॉट में। एक होता है मिनी फॉरेक्स, जिसमें आपको $10,000 एक लॉट के लिए देता है। एक होता है स्टैंडर्ड फॉरेक्स, जिसमें आपको $1,00,000 तक दे देता है, ठीक है। तो ये मिनी, माइक्रो, स्टैंडर्ड सब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे सर। जो एक पूरा बिगिनर्स गाइड होगा आपके लिए, कि मतलब बेसिकली लाइफ टाइम नॉलेज आपको काम आएगा, ठीक है। कि कुछ बेसिक चीजें जैसे डेवलप हो जाएगा ना, फिर जाके हम लोग धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं स्टॉक में, उसी तरह का स्टॉक में जैसे बात करते हैं वैसा ही एनालिसिस चालू हो जाएगा इसमें भी, फॉरेक्स में भी, ठीक है। और जिनको आगे आगे एनआईएसएम क्रैक करना है, मैं लास्ट में मॉक टेस्ट शेयर करूंगा आप लोगों को, जैसे आप लोगों का नॉलेज क्लियर हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट क्लियर करना और अपना लाइसेंस सर्टिफिकेशन ले लेना। जॉब करना ना करना आपकी मर्जी, ठीक है सर। हाँ गीतिका, पीयूष, हो जाएगा ऐसे तो, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্লিয়ার হয়েছে। আর বাকি আস্তে আস্তে নেক্সট উইক ডিসকাশন করব, ঠিক আছে। লাইক I will try to arrange one another class in Saturday, but if by chance Saturday नहीं होगा तो संडे सैटरडे अल्टरनेट में, या फिर किसी किसी वीक में मैं 2 दिन भी रख सकता हूँ, मैं फाइनल कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है सर। तो फिर गुड नाइट सर आज। স্যার স্যার ওকে এগুলো জিরোদা তো? हाँ বল। জিরোদা থেকে নোটস তো এগুলো, মানে নোটস গুলো জিরোদার তো? না শুধু ভার্সিটি? জিরোদা না, মিক্সড আছে, জিরোদারও কিছু পয়েন্টস নিয়েছি কোথাও কোথাও যেখানে ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে, আর কিছু অন্যান্য জায়গা থেকে আমার আর কিছু আগের নোটস ছিল সেখান থেকেও নিয়েছি, কিছু সিএফ এর নোটস ছিল, মিক্স করা আছে, আমি শেয়ার করে দেবো। না আমি স্যার এগুলো পড়েছিলাম তো কিছুদিন আগে, মানে আমি তো জিরোদা থেকে পড়ছিলাম আর ভার্সিটি থেকে। জিরোদার অনেক কিছু ডেটা আমি নিয়েছি, কিছু কিছু এক্সাম্পল আমি হুম। জিরোদা থেকে নিয়েছি, যেমন ধরো এই যে এগুলো বোঝাচ্ছিলাম না, যে ফাদার ডটারের এক্সাম্পল গুলো, ওগুলো জিরোদা থেকেই বোঝাচ্ছি। হুম, হুম, হুম। আমি ওইটা শুনেই আমার মানে মনে পড়লো যেটা জিরোদাতেই তো পড়েছিলাম ওই গল্পটা। যেখান ঠিক থেকে আছে যেটা স্যার। বোঝার মতো হয়েছে সেটা বুঝিয়েছি, দেখ বুঝতে পেরেছিস তো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, অসুবিধা নেই। আলটিমেটলি নোট যেখানকারই হোক না কেন, গল্প তো আমারই থাকে, ক্লাসে তো গল্প আমি নিজের মতোই বলি, জাস্ট একটা এক্সাম্পলের জন্য কিছু কিছু এক্সাম্পল ইউজ করে নি, একটু বোঝাতে আমারও সুবিধা হয়। ঠিক আছে, তাহলে রাখি আজকে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক কারেন্সি আছে, পলিটিক্সের তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে হবে ওটা। কোম্পানি থেকে স্যার আবার বলছে কারেন্সি পড়তে। না না ঠিক আছে, তুই আমাকে একটু কল করিস তো কালকে, কালকে কালকে রাত্রের দিকে কল কটা থেকে করিস, কখন? রাতের রাতে? দিকে করিস তো, হ্যাঁ রাতের দিকে করিস, বিকেলের দিকেও করতে পারিস। তুই অফিস যাচ্ছিস তো? হ্যাঁ আমি যাবো তো কালকে। আচ্ছা ঠিক আছে, একবার কথা বলিস আমার সাথে যখন একটু